हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। किसी कोड का कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसका मतलब क्या है। तो अगर आप लोग को दिक्कत होती है किसी भी कोड को देख के या फिर जब आप कोई मान लीजिए एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होती है यार कि यार जो मैं कोड लिखूंगा इसका मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मैं इसको किस स्टैंडर्ड से नापूंगा कि मेरा कोड कहाँ मतलब स्टैंडर्ड में मेरा कोड किधर लाई करता है। क्या ये मेरा कोड को मैं बोलूँगा कि बेहतर है या बहुत ही ख़राब है या एवरेज मेरा कोड चलेगा। तो अगर आपको जब कॉम्प्लेक्सिटी का नॉलेज होता है ना तो आप जब कोड लिखते हैं तो आपको खुद ही आपको पता रहता है कि भाई मैं जो कोड लिख रहा हूँ ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है या फिर नहीं है। तो पहले समझते हैं गाइस कि कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो जैसे अगर आपको कुछ भी चीज़ मेज़र करना है, मान लीजिए कि भाई अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे हम लोग स्पीड बोल रहा हूँ, टाइम और वर्क, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, हम लोग हमेशा समझते हैं। जैसे जो सैलरी भी कंपनी पे करती है उसमें कैसा होता है कि आप जितना वर्क करेंगे और उसको आपको कैलकुलेट करता है किससे, टाइम से। तो टाइम डन, ठीक है, मतलब वर्क डन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना टाइम में आपने काम किया है, कितने घंटे आपने काम किए, उस बेस पे आपको क्या है सैलरी देता है। तो आप हर जगह देखें तो टाइम का कितना वैल्यू है किसी भी चीज़ में, बीट प्रोग्राम, बीट आपका डेली लाइफ, किसी भी चीज़ में क्या है टाइम का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर टाइम पता करना है कि कैसे मेरा कोड जो है कितना टाइम लिया, और मैं स्टैंडर्ड टाइम का बात कर रहा हूँ, सिस्टम टू सिस्टम का नहीं, क्योंकि जैसे कुछ प्रोसेसर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका कोड कितना फास्ट एक्सिक्यूट होगा। बट अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम के बारे में बात करें कि इस कोड को मैं कहीं भी ले जाऊँ तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ इसका जो टाइम जो है ये इतना रहेगा। तो वो कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए आता है हमारा क्या, बिग ओ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ओ बोलते हैं। बिग ओ का मतलब क्या है कि ऐसा, कभी भी आप देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसा ही करके लिखा रहता है। अब इसके बीच में हमारा क्या आता है कि कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो बिग ओ भी मेट्रिक सिस्टम जैसा ही होता है। तो जैसे कि हमारा टाइम नापने के लिए घड़ी है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी वर्क नापना है तो वर्क के लिए अगेन हम लोग टाइम के साथ ऑब्जर्व करते हैं कि कितना वर्क किया कितने टाइम के अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। तो मेट्रिक सिस्टम कुछ होना चाहिए, राइट, जिसके हिसाब से आप मेज़र करेंगे क्या हो रहा है। तो इसमें वो मैट्रिक सिस्टम का काम कौन करता है, बिगो करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप अभी ये ग्राफ जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हम लोग को बताता है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है ना ये ग्राफ बता रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, पहले एक ओ ऑफ एन दिख रहा है, राइट, यहाँ पे क्या है, ओ ऑफ एन है, फिर ओ ऑफ लॉग एन है, फिर ओ ऑफ एन है, फिर एन लॉग एन है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, टू टू द पावर एन है। तो ये डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये मतलब वैसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है ना जो आपको हर बार सुनने में आते रहेगा। और इसमें भी अगर आप ग्राफ देखेंगे, अगर आपको ग्राफ का आइडिया है, तो अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट में मैंने क्या लिया है, इधर मैंने लिया है एक्सिक्यूशन टाइम, इधर लिया इनपुट टाइम। तो जो बिगो या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को क्या बताता है ना कि जैसे जैसे मेरा इनपुट का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एरो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा इनपुट का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एक्सिक्यूशन टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, इनपुट ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया एक्सिक्यूशन टाइम। तो बता के आ रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एक्सिक्यूशन टाइम कहाँ पे जाएगा, मेरे को यही फाइंड करना रहता है। और इसी चीज़ को फाइंड करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम लोग को सुनने में क्या आती है, ओ ऑफ वन आती है पहला, ठीक है। आप ये ग्राफ पे देख रहे होंगे कि मैंने इस ओ ऑफ वन के लिए कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं बनाया। ये इसलिए ना कि इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टाइम, मतलब कि इसमें कुछ वर्क हो ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको मैं सीधा एड्रेस दे दूँ किसी जगह का, ठीक है, किसी जगह का मैं आपको अगर एड्रेस दे दूँ, आपको उसका पूरा रास्ता पता है कि भाई मेरे को उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, आपको सीधा सीधा वो एड्रेस आप अपने मैप पे सेट करेंगे और सीधा चलते बनेंगे। बट वही अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे को एड्रेस पता नहीं है, पहले आप जाके एड्रेस फाइंड करो, तो फाइंड करने में भी टाइम लगेगा, राइट। पहले एड्रेस फाइंड करने का टाइम अलग, फिर आप हो सकता है कभी भी एड्रेस गलत भी हो जाए, कभी सही भी हो जाए, तो एड्रेस फाइंड करने का टाइम अलग, और उसके बाद फिर आपको जो जाने में टाइम लगेगा वो अलग। तो ओ ऑफ वन किसकी तरह है यहाँ पे, अगर आप देखिए इस एग्जांपल में ओ ऑफ वन है कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन है तो सीधा आप उस लोकेशन पे चल जाइए। तो ये काम करता है क्या, ओ ऑफ वन का। अब इसका अगर मैं कोई कोडिंग में आपको अगर एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि आप वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट, कोड्स में, जैसे मान लीजिए आप बहुत बार लिखते होंगे जैसे ए इक्वल टू वन हो गया, बी इक्वल टू टू हो गया, राइट। सम ऑफ टू नंबर्स का जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट।
तो वेरिएबल में कुछ भी असाइन करना, ये क्या है, ओ ऑफ 1 है। अब आपने वेरिएबल में असाइन कर दिया तो आपके पास अब क्या है, एड्रेसेस है दो, ए और बी। ये वेरिएबल्स तो है बट ये करती क्या है कि आपका एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, एक मेमोरी होता है, राइट। हर सिस्टम में क्या होता है, एक मेमोरी होता है। तो वेरिएबल क्या करता है कि आपका जो 1 आपने भी असाइन किया है, इस 1 का मेमोरी लोकेशन कौन रख रहा है, ए रख रहा है। तो अब आप जब बाद में पूछेंगे कि भाई मुझे मेरी ए की वैल्यू बताओ मैंने क्या रखी थी, तो उसके पास सीधा क्या है, एड्रेस है, सीधा जाएगा उठाएगा आपको ला के दे देगा। उसको कुछ काम करनी पड़ी क्या, उतना नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम बोलते हैं, फिर ओ ऑफ 1। मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, सीधा सीधा काम हो, कुछ प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं हो, तो वो सब होती है क्या, ओ ऑफ 1। दूसरा चीज़ क्या, फंक्शन कॉल, ठीक है। कोई फंक्शन कॉल, जैसे मान लीजिए आप जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन का आप नेम देते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन का मैं नाम दे दूँ सम करके, ठीक है। तो एक फंक्शन का नाम है सम। तो अब सम क्या करेगा, दो पैरामीटर्स लेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए पहला पैरामीटर लेगा और दूसरा पैरामीटर लेगा। तो अब जो फंक्शन सम बना है, अब ये फंक्शन सम का रेफरेंस या एड्रेस कौन रख रहा है, ये नाम रख रहा है, जो फंक्शन का नाम है सम, राइट। तो अगर आपको फंक्शन भी यूज़ करना तो आप सिंपली क्या करेंगे, वही नाम यूज़ करेंगे और उसका क्या करेंगे, पैरामीटर्स में मतलब ब्रैकेट में जो भी इसको पैरामीटर्स है आप दे देंगे। तो ये भी देखिए एक तरीके से आपने क्या किया, सीधा सीधा एड्रेस उठाया और एड्रेस पे आपने क्या किया, फंक्शन को भेज दिया। और कंट्रोल फ्लो करके एक चीज़ होती है कि मतलब जहाँ से आपने कॉल किया ना फंक्शन को, वो फंक्शन वापस वहीं पे आएगा अपने रिजल्ट लेके। तो देखिए दो एड्रेसेस है, एक फंक्शन का एड्रेस आपके पास है क्योंकि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। अपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम एड्रेस से आप वो एड्रेस पे भेजे, अब वो फंक्शन अपना काम करेगा और आप जहाँ से कॉल किए हैं वो एड्रेस आपके फंक्शन के पास रहता है, फिर प्रोग्राम के पास रहता है, तो वापस वो वहीं आपके फंक्शन को ला के छोड़ देगा। तो फंक्शन को कॉल करना, राइट, क्योंकि आपको एड्रेस पता है, जैसे कि एड्रेस पता है तो आप आराम से जा सकते हो। तो फंक्शन को कॉल करने में भी क्या है, सीधा उसका एड्रेस उठाइए और उधर आप भेज दीजिए। तो ये भी किस में होती है, ओ ऑफ 1 में होती है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी सीधा सीधा काम होती है, राइट, जिसमें कोई आपको प्रोसेस नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपके पास जैसे किसी चीज़ का रेफरेंस है आप उसको सीधा कॉल कर दीजिए। तो ये कॉलिंग प्रोसेस या फिर वेरिएबल असाइन करना, वेरिएबल को फेच करना मेमोरी से, ये सब किस में चलती है, ओ ऑफ 1 में चलती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे कि मैंने उसको किधर रखा है, एकदम इनपुट लाइन पे रखा है। मैं उसको बिल्कुल एक एक्स्ट्रा लाइन भी बनाने का उसको ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसमें कोई वर्क ही नहीं है। इनपुट कुछ भी हो आपको कांस्टेंट चलेगा, आपका इनपुट भले 100 हो, राइट, आपका इनपुट भले 100 हो, मतलब कि मान लीजिए एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स है, बट मैं आपको बोल दूं कि भाई मेरे को सेकंड इंडेक्स पे जाकर वैल्यू उठा के दे दो, तो सीधा बात है आप क्या करेंगे, सीधा एरे का नेम लेंगे। मान लीजिए एन एरे का नेम है तो क्या करेंगे, एन ऑफ 2, राइट। सीधा आपको एड्रेस मिल रहा है, तो इसमें तो कोई काम हुआ ही नहीं, आपको एड्रेस दे दिया, आप उठा के ला के मेरे को दे दिए। तो ये क्या चल रहा है, ओ ऑफ 1 चल रहा है। इसीलिए इसको दूसरा वर्ड में क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टाइम बोला जाता है। कि मतलब इसका हमेशा कुछ वर्क लगना ही नहीं है, मतलब 1 सेकंड का काम है, वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो कांस्टेंट टाइम का मतलब है कि भाई कोई एक्स्ट्रा वर्क होना ही नहीं है, आराम से हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है क्या, ओ ऑफ 1। अब इसके बाद आप देखिए ना तो ग्राफ में, तो जैसे जैसे समझ रहे हो कि जो वैल्यूज रेज हो रही है, जैसे ये है, ठीक है, ये सब जो वैल्यूज है ये क्या कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर आप ये समझे तो क्या मतलब हम लोग को क्या दिखाना चाह रहा है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रही है, एक्सिक्यूशन टाइम भी धीरे धीरे उठ रहा है, राइट। जैसे ये देखिए इधर मैं इसका नंबरिंग कर दूँ तो ये 0 है, क्योंकि भाई इनपुट से मेरे को मतलब ही नहीं, राइट। मेरे को क्या है, मेरे पास सीधा एड्रेस होती है, मैं सीधा एड्रेस पे जाऊँगा, अपना वैल्यू उठाऊँगा, मेरा काम खत्म। अब लिए जैसे लॉगिन है, लॉगिन में क्या आप देख रहे हैं कि इनपुट के हिसाब से थोड़ा बड़ा है ऊपर, राइट। एक्सिक्यूशन टाइम क्या है, थोड़ा बड़ा है, एन में थोड़ा और ऊपर चल गया, यहाँ पे एन लॉगिन में और ऊपर चल गया एक्सिक्यूशन टाइम, एन स्क्वायर में और भी ज़्यादा चल गया, 2 की पावर एन में तो बहुत ही ऊपर चल गया, राइट। तो ये ग्राफ जो है ना, ये हम लोग को क्या दिखा रही है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जो मेरा ओ ऑफ 1 में आता है ना, इसको हम लोग एक्सीलेंट के कैटेगरी में डालते हैं, मतलब कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके सिस्टम पे कोई लोड नहीं है, राइट। तो ये जो ओ ऑफ 1 है ये किस कैटेगरी में आता है, एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका ओ ऑफ लॉग एन, इसको हम लोग डालते हैं किसमें, गुड कैटेगरी में, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ कि आपको जब कोड जज करते हैं ना, तो आपको आपका कॉम्प्लेक्सिटी जब एनालाइज करना आ जाएगा ना, तो आप अपने कोड को इस पे रख सकते हैं कि भाई आपका कोड अगर ओ 1 टाइम ले रहा है तो आपका एक्सीलेंट कोड है, अगर आपका कोड जो है लॉग एन टाइम ले रहा है तो आपका गुड कोड है, आपका अगर ओ ऑफ एन ले रहे हैं तो ओ ऑफ एन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं, ठीक है। फेयर बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स होती है जो इसका रहती है, ठीक है। कि फेयर होगा या फिर क्या होगा, एवरेज होगा। अब एन लॉग एन क्या होता है, एन लॉग एन भी आप बोल सकते हैं कि ठीक ही है, ओके बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एन लॉग एन भी ओके बोल सकते हैं, बट एन स्क्वायर जो होता है ना, ये बैड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है।
और जो टू की पावर एन है, इसको तो अब हॉरिबल ही बोले तो बेटर है, क्योंकि टू की पावर एन मतलब समझिए कि कितना ख़राब जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी इनपुट वैल्यू, मान लीजिए अगर एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा टू की पावर 4 ऑपरेशंस करने वाले हैं, मतलब 16। मतलब जो जहाँ आपके वैल्यूज, आपके पास मान लीजिए 4 वैल्यूज है, उस 4 वैल्यूज पे आपको काम करना है, तो आपको 4 वैल्यूज पे काम करने के लिए 16 बार काम करना पड़ रहा है। तो सोचिए सीधा मतलब उसका पावर में हम जा रहे हैं 2 की पावर 4, तो और भी खराब है, राइट। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग ना कोड्स को देखते हैं और समझते हैं कि ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन, ये सब कैसे काम कर रही है, कोड्स में कैसे दिखते हैं ये सब, ठीक है। तो जैसे अब ये कोड देखते हैं गाइस, ठीक है। तो इस कोड में अगर हम लोग देखें, पहले प्रोग्राम को अगर हम लोग समझे कि हो क्या रहा है, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक हम लोग को क्या मिल रही है इनपुट में, एक एरे मिल रही है, ठीक है। ये ए आर आर में यहाँ पे एक एरे को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग को ये एरे मिल रही है, ये जो एरे है यही हम लोग को किधर मिल रही है, इस पैरामीटर में मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग को ये एरे मिल रही है और हम लोग को साथ में क्या दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे सर्च वैल्यू 18, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर मेरे को क्या मिल रही है इधर पे, कि एक सर्च वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का नाम सिर्फ समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, फाइंड इंडेक्स। मतलब कि अब जो मैं एरे दिया हूँ, उस एरे में इस वैल्यू को मेरा इंडेक्स बताओ मेरे को, बस इस फंक्शन का यही काम है, राइट। तो अब इस कोड को अगर हम लोग देखें, तो इस कोड को देख के आपको पहले आप एक बार पॉज लेके वीडियो को सोचिए कि आपको क्या लग रहा है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग ने इसको सही गेस किया तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर आप लोग ने नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं यही समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि आप लोग को, ताकि इसके बाद आप क्या है ना, कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा कि एटलीस्ट आप कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन अगर नहीं भी कर पा रहे वर्स्ट केस में, उस केस में एटलीस्ट आप डिटरमाइन कर लेंगे। बट मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी आप सोच कैसे सकते हैं। कोड बनाने से पहले ही आपको पता रहेगा कि मैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी टारगेट करना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से कोड बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला फंक्शन देखें यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया, दो पैरामीटर्स मिला मेरे को, पहला एरे मिला, दूसरा मेरे को इस एरे के अंदर वैल्यू बता दिया कि ये मेरा वैल्यू पता करो कि इस एरे के अंदर है कि नहीं, और अगर है तो उस वैल्यू का इंडेक्स बताओ, मतलब किस एड्रेस पे लोकेटेड है एरे में, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब पहले ये तो हटा दीजिए, पहले सोचिए कि आप क्या करेंगे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक एरे है और ये भाई मेरा वैल्यू है, ठीक है। तब आप कैसे पता करेंगे कि उस एरे में वैल्यू है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक मैप दे दूँ, ठीक है, मैप नहीं दूँ, सॉरी, मैप दे दूँ तो बहुत आसानी हो जाएगा, फिर ओ ऑफ वन में ही काम हो जाएगा। मैं आपको एक जगह पे जाके छोड़ दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि भाई तुम इस जगह पे घूमो और मेरे को इस दुकान का नाम पता करो। जैसे ओम स्वीट्स करके मान लीजिए कोई दुकान है, मैं बता रहा हूँ भाई इस एरिया में तुम पता करके आओ कि ओम स्वीट्स है कि नहीं। आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, बस आपको मैं जगह पे छोड़ दिया। तो आप क्या करेंगे, लाइन से एक एक दुकान जाएंगे, एक एक दुकान जाएंगे, जाते रहेंगे। अगर बीच में कहीं ओम मिल गया तो आप रुक जाएंगे, नहीं मिला तो फिर बढ़ते जाएंगे, राइट। तो कर क्या रहे हैं कि आप खोजेंगे उस एरिया में, जब तक आप उस पूरे एरिया को कवर ना कर ले और आपको अनलेस वो ओम मिल ना जाए, आप पूरा एरिया ही कवर करेंगे, राइट। बीच में कहीं आपको मिल गया वो शॉप, तो आप पहले ही हट जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को मिल गया। बट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, उस एरिया में घूमते रहेंगे जब तक कि पूरा एरिया कवर नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को, जिसमें क्या आप बोलते हैं कि जितना हमारा इनपुट का साइज़ है ना, जो हम लोग को इनपुट का साइज़, जैसे इस केस में इनपुट का साइज़ क्या है, 11 to 20, मतलब कितना होगा, 10 होगा इनपुट का साइज़। तो इस केस में मेरा वैल्यू नहीं मिलने का चांस, मतलब अगर मान लीजिए किसी केस में मेरे को वैल्यू नहीं मिला, तो मैं कितने ऑपरेशंस करूँगा मैक्स टू मैक्स किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, 10 ही करूँगा, राइट। मतलब मैं इस एरिया को, मान लीजिए वही जगह है जो मैंने आपको बोला कि ये भाई ये पूरा का पूरा ना ये एरिया है। अब तुमको इस एरिया में जाके ये 18 नंबर का दुकान पता करना है, लाई करता है कि नहीं लाई करता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इस एरिया में घुसे, अब एक लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। पहले 11 उठाएंगे, क्या 11 मेरा 18 दुकान नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, दूसरा दुकान पे जाओ। क्या 12 मेरा 18 दुकान है, नहीं, तीसरा दुकान पे जाओ, नहीं है, चौथा पे जाओ। ऐसे करते करते आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिल रहा है, राइट, 18। हाँ भाई मेरे को दुकान मिल गया। अब क्योंकि आपको दुकान मिल गया तो आप आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से पीछे हट जाएंगे। बट मान लीजिए 18 नहीं होता, तो अब ये भी नहीं, अच्छा फिर मैं आगे जाता हूँ, नहीं है, फिर मैं आगे जाता हूँ। और अब कैसे करते करते क्या करते हैं, पूरा एरिया कवर कर देते हैं। तो जो आपका बिगो है ना, ये हमेशा आपको बताता है कि
किसी भी हाल में मैक्सिमम इतना टाइम लेगा। ये एक याद रखिए कि 3 चीज़ होती है, एक थीटा होती है, एक ओमेगा होती है और एक बिगो होती है, ठीक है। तो बिगो क्या बोलता है ना कि मेरा कोड अगर बुरा से बुरा हालत हो गया मेरा कोड का तो इतना टाइम लेगा, मतलब इससे क्रॉस नहीं करेगा ज़्यादा, तो वो होता है हमारा क्या, बिगो। मतलब आपको हमेशा क्या बताता है ना, वर्स्ट सिनेरियो बताता है कि ख़राब से ख़राब स्थिति में मेरा कोड कितना टाइम ले सकता है। ये काम होता है बिगो करने का। तो अगर आप ये एग्जाम्पल समझे हो, कैच किए हो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में क्या बताया, तो आप इससे क्या पकड़े होंगे कि अगर मेरे को जैसे इनपुट मिली है क्या, n इक्वल टू 10, राइट। इनपुट की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 10। ये तो आपको सीधा एरे मिल गया, बट एरे का लेंथ क्या है, 10 ही है, राइट। मतलब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, यहाँ पे 10 मिल रही है, ठीक है। अब मेरे को इस वैल्यू को पता करने के लिए खोजना है मेरे को, तो मेरे को पता है मेरे पास टोटल वैल्यूज 10 है। तो बुरा से बुरा हाल में मैं कितना खोजूंगा, 10 ही जगह खोजूंगा, राइट। एक बड़ा एरिया में मैं बोलूंगा मेरे पास 10 स्पॉट्स है, अब उसमें मेरा एक स्पॉट पता करो, तो बुरे से बुरे हालत में 10 स्पॉट कवर कर देंगे, राइट। पूरे 10 के 10 स्पॉट्स आप क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो आपका वर्स्ट केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना आपका इनपुट का साइज है आप उतना ही वर्स्ट केस में कवर कर सकते हैं। तो इससे आपको अब समझ में आ रहा होगा, आई होप, कि ओ ऑफ एन कैसे बना, राइट। क्योंकि आपका जितना इनपुट है आपको वर्स्ट केस में आप उतना कवर कर सकते हो। तो मतलब इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई मेरा जितना इनपुट है अगर मेरे को उतना टाइम लग सकता है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बिगो ऑफ एन बोलूँगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा हो। तो अगर आप ये कोड देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप ये तो आपको पता ही होगा कि एरेज जो होती है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, कि 10 है, तो जीरो से स्टार्ट होगी और ये 9 तक जाएगी, ठीक है। तो मैं वही लिखा हूँ कि जीरो से स्टार्ट करो और 10 से कम, क्योंकि 10 तो इंडेक्स होगा ही नहीं, जीरो से 9 होगा, तो वहाँ तक चलो और आई प्लस प्लस करो और हर स्टेज पे चेक करो कि मेरा ये वैल्यू बराबर है क्या मेरे सर्च वैल्यू से। मैं वही कर रहा हूँ, पहले जीरो पे आऊँगा, देखूंगा इक्वल इक्वल टू 18 है, नहीं तो क्या करो, आई प्लस प्लस करो, आगे बढ़ जाओ, वापस चेक करो, ठीक है। ऐसे करते करते मैं कोई एक पोजीशन पे अगर मैं पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को मिला, तो उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाओ, क्योंकि आपको 18 जब मिल गया तो आप आगे क्यों बढ़ेंगे, राइट। आपको बस यही बताना है, राइट। तो रिटर्न हो जाओ। बट अगर नहीं मिला, अब बढ़ गए 19 पे आए, नहीं मिला 20 पे, नहीं मिला, आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो अब क्या हो गया, आई की वैल्यू 10 और 10 लेस देन 10 फॉल्स, तो अब आप लूप के बाहर आके इधर आएंगे। तो भाई अब हमको कुछ तो बताना है ना, कोई तो सिग्नल भेजना होगा ना कि हाँ भाई आप जो वैल्यू बोले वो तो है ही नहीं। तो उस सिग्नल को बताने के लिए मैं -1 भेज रहा हूँ, क्योंकि एरे में इंडेक्स कभी -1 नहीं होता। अगर आप ए आर ऑफ -1 आप करें तो कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना आपको लास्ट वैल्यू उठा के दे देता है, ठीक है। तो -1 जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग में ना ये बताने के लिए होता है कि भाई मेरा जो ये एल्गोरिथम है फेल हो गया है, फिर ये वैल्यू जो आपको चाहिए थी वो है ही नहीं इसके पास, तो उस केस में -1 रिटर्न करते हैं। तो अगर आप देखें इस प्रोग्राम को, इस कोड को, तो इस कोड में आप अगर मान लीजिए वो वैल्यू मिल गई तो वेल एंड गुड, बट वैल्यू नहीं मिलती अगर, तो आप क्या करते हैं, जीरो से लेके क्या करते हैं आप, बेसिकली पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर देते हो। आप वर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, एरे की साइज 10 है तो मैं कितना बार घूमा, 10 बार घूमा, राइट, क्योंकि हर एक वैल्यू को उठा रहा हूँ, हर एक वैल्यू को देख रहा हूँ। तो जितने वैल्यू से आप उतने बार उठाते उठाते हर बार कंपेयर करेंगे। तो आप क्या किए, टोटल जितना इनपुट का साइज आपने उतना ऑपरेशन किया। तो जब आपका इनपुट का साइज भी जितना है एग्जैक्टली आपको उतना ही ऑपरेशन करना पड़ रहा है बुरे से बुरे हाल में, तो वो होता है क्या, ओ ऑफ एन होता है, ठीक है। तो अगर इस केस में देखें अभी, तो हम लोग ने कितना चीज़ कवर किया अभी इस ग्राफ में। इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या कवर किए अभी तक, ओ ऑफ 1 कवर किए। मैंने बताया था आपको कि जैसे वेरिएबल्स होता है, फंक्शंस को कॉल करना होता है, तो आप एड्रेस होता है आपके पास, सीधा सीधा करेंगे, उठाएंगे, ले लेंगे, तो उस पर कोई ऑपरेशन मतलब कोई लूपिंग में जाने का ज़रूरी नहीं है। तो ये पहला। दूसरा मैंने क्या बताया, ओ ऑफ एन बताया आपको, राइट। दो चीज़ कवर हो गई। ओ ऑफ एन मैंने क्या बताया कि जितना इनपुट का साइज बुरे से बुरे कंडीशन में आप उतना तो कम से कम ऑपरेशन करेंगे। पहले मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो उतना तो जाना ही जाना है, ठीक है। ये दो हो गया, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो अभी भी इसके बीच में एक बचा हुआ है, अभी भी क्या है, ये बचा हुआ है। बट मैं आपको ये और ये समझाने से पहले पहले एन स्क्वायर समझाना चाहता हूँ और 2 की पावर n समझाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि इस दोनों के मतलब 2 की पावर n, n स्क्वायर, और ये n, इसके कंपेयर में log n कितना अच्छा काम कर रहा है, और n स्क्वायर और 2 की पावर n के कंपेयर में n log n कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अब मैं क्या दूसरा चीज़ कवर करूँगा, पहले अभी मैंने ओ ऑफ 1 कवर किया, राइट, और अब मैं क्या कवर करूँगा, ओ ऑफ 1 कवर किया मैंने और ओ ऑफ एन कवर किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एन स्क्वायर क्या होती है, ठीक है। तो अब चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एन स्क्वायर क्या होती है।
तो ये जो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बेसिक एग्जांपल मैंने लिखा है, आपको एरे का सॉर्टिंग के बारे में आइडिया होगा आई होप। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि मैं आपको ना एक डेटा दूंगा एरे में, जैसे ये एक डेटा देख रहे हैं आपको, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है ना कि इसको फिल्टर करिए मेरे डेटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल्टर करिए, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल्टर करिए। तो उस फिल्टर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, राइट। तो अगर मेरे को सॉर्ट करना है, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है। जैसे अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें मर्ज सॉर्ट कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, और इससे भी अगर आपको अच्छा अप्रोच चाहिए तो फिर एक मर्ज सॉर्ट होता है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग में मैंने क्या बोला कि इसी डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी एक वे में फिल्टर करिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सॉर्टिंग। तो अब सॉर्टिंग का तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लोग खड़े हैं लाइन से, ठीक है, 10 लोग, 10 बच्चे हैं, स्कूल की असेंबली होती है, राइट। स्कूल के असेंबली में मान लीजिए बच्चे खड़े हैं 10, 10 ये मान लीजिए यहाँ पे कितने, 2 2 4 2 6 1 7, मान लीजिए 7 बच्चे खड़े हैं असेंबली लाइन में, ठीक है। अब असेंबली लाइन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई बच्चे को जो है बोलो कि वो अपने हाइट के हिसाब से अरेंज हो जाए, ठीक है। हाइट के हिसाब से अरेंज हो जाइए ताकि एक यूनिफॉर्म वे में सब खड़े रहें, और जो भी स्टेज पे होगा तो जो बड़े हाइट वाले हैं वो पीछे मतलब अपने पीछे छोटे वाले ना रहें, ताकि वो ब्लॉक ना कर दे, बड़े हाइट वाले कहीं छोटे हाइट वाले को ब्लॉक नहीं कर दे, वरना वो स्टेज को देख ही नहीं पाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइट के हिसाब से अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे छोटे हैं वो पहले आ जाइए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाइए। अब इसका तरीका क्या करेंगे कि जो पहले फर्स्ट पे है, ठीक है, एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि जो सबसे फर्स्ट पे पहले खड़ा है उसको देखिए, और उसको ले जाके आप सारे बच्चों से पहले कंपेयर करिए, सारे बच्चों से कंपेयर करिए और देखिए कि भाई उससे छोटा कौन मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसके कंपेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है, हर बार क्या करिए, पहले इससे कंपेयर करिए इसको, ठीक है। ये जो लड़का है क्या इस लड़के से छोटा है, अगर है तो ये अपनी सही जगह पे फिलहाल तो है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यही देख लीजिए, ये एरे देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों की हाइट्स रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटीमीटर्स में हाइट रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों की। तो किसी बच्चे का 3 सेंटीमीटर, किसी का 5, -2 अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब मान लीजिए कि -2 सेंटीमीटर थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बच्चे को अरेंज करने के लिए, जैसे 3 सेंटीमीटर वाला है तो मैं क्या चाहूँगा, मेरे को पता है कि मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो सबसे हाइट में छोटी है ना वो पहले आ जाए वैल्यू, मतलब पहला बच्चा वो जो सबसे हाइट में छोटा हो। तो मैं पहले पहला बच्चा को उठाऊंगा, उसको जस्ट उसके पीछे वाले से देखूंगा कि भाई तुम अपने पीछे वाले से छोटा हो तो इसके लिए तो तुम अपनी सही जगह पे हो। अब इसके पीछे वाले बच्चे से वापस इसी को देखूंगा मैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पहले इसको उठाया, इसको पहले इसके जस्ट पीछे वाले से देखा कि भाई तुम अपने पीछे वाले से छोटे हो, ठीक है। अब जो तुम्हारे पीछे है उसके पीछे भी तो बच्चे हैं, तो अब उससे भी कंपेयर करो। अब देखेंगे कि भाई इधर से तो ये हिसाब से तो ये तो बड़ा है, तो मतलब 2 को पहले आगे आना चाहिए, तो मैं क्या करता, इन दोनों की पोजीशन को अदला बदली कर देता, राइट। तो 2 आगे आ जाता, 5 अभी वैसे ही रहता, 3 इधर आ जाता, राइट। और ये बाकी पार्ट अभी ऐसी है, ठीक है। अब ये तो इधर आ गया, ठीक है, बट अभी भी मैं इधर ही देख रहा हूँ क्योंकि अभी इतने बच्चे मैंने कवर नहीं किए, तो मैं कैसे मेक श्योर करूँगा कि यही मेरे सबसे छोटा बच्चा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इधर वाला पोजीशन पे रिप्लेस किया, राइट। तो जहाँ मैंने रिप्लेस करके छोटा वाला आगे लाया उसके बाद से मैं देखूंगा, तो वापस मैं क्या करूँगा, 2 को इधर से देखूंगा इसके पीछे वाले से कि भाई तुम इससे छोटे हो क्या, नहीं ये ज़्यादा छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, वापस इन दोनों को अदला बदली करेंगे। मतलब अब क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सबसे आगे कौन आ जाएगा, अब -2 आ गया सबसे आगे, ठीक है। फिर क्या है, इधर 5 है, फिर इधर क्या था, 3 था, इधर 2 आ गया, उस हिसाब से बचे हुए आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली पूरा सॉर्टिंग का एल्गोरिथम ही हो जाएगा। मेरे बताने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हर बच्चे को अरेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, सबसे कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में 3 को मैं 5 से देखा, फिर 2 को देखा, फिर इसका बदला बदली किया, बट वापस इधर जो 2 आया वो अभी इधर से देखा, फिर इधर से देखा, मतलब समझ रहे हैं। हर एक एलिमेंट को जो मेरे एरे में है, इस हर एक एलिमेंट के लिए मैं बचे हुए सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो वही अगर आप इधर कोड देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 वेरिएबल्स लिया, पहला बच्चा को मैं आई मान ले रहा हूँ और दूसरे बच्चे को मैं क्या कर रहा हूँ, जे मान ले रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आई को 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, राइट। एरेस ये 0 1 2 ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। बाय द वे सर गाइस, आपको सॉर्टिंग का आइडिया नहीं है कि सॉर्टिंग क्या होता है तो आप मेरा मर्ज सॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कवर किया कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग तरीका अपना सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो अभी वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो जैसे मैंने क्या बोला, मैं पहला बच्चा उठाऊंगा जिसको मैंने आई रखा। अब उस पहला बच्चे के पीछे वाले सारे बच्चों को कौन कवर करेगा, जे कवर करेगा, ठीक है। तो देखिए आई पहले कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि मेरे को एक बच्चा जो उठाना है उसको कंपेयर करने के लिए कुछ बच्चे बचे होने चाहिए। तो मैं अगर यहाँ तक चल जाऊँ, आई को मैं यहाँ तक लेके आ जाऊँ, तो इस बच्चे को जब मैं उठाऊंगा तो इसके पीछे तो कोई रहेगा ही नहीं कंपेयर करने के लिए, राइट। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, इसीलिए कि मैं आई को कहाँ से ले जा रहा हूँ, पहला से लेके जो लास्ट से उस एक कम तक, क्योंकि जब मैं यहाँ हूँ ना तो मेरे पास एक एटलीस्ट बचा होना चाहिए जिससे मैं कंपेयर करूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई को 0 से स्टार्ट करता हूँ और एरे डॉट लेंथ -1 तक ले जा रहा हूँ ताकि मेरे को एक तो कंपेयर करने के लिए बचे, ठीक है। और जे को मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा आई से एक आगे से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा आई कहीं भी हो, जैसे मेरा अभी ये आई है, ठीक है, तो इसके बाद से ही मैं उठाऊंगा ना बाकी को कंपेयर करने के लिए, कि मैं अपने आप को तो अपने आप से नहीं कंपेयर करूँगी, तो सेंसलेस बात हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी कहीं भी आई रहे तो मैं उसके आगे से एक लूँ। जैसे अभी बाद में मान लीजिए ये आई हो गया, तो इसको कंपेयर करने के लिए अब मैं इसके पीछे वाले को लूँगा, क्योंकि मैं जब आगे आ रहा हूँ मैं तो पता है कि मैं अपने हाइट सबसे छोटे वाला हाइट्स को पीछे कर चुका हूँ। तब मेरे बाद ही जो बचे हुए बड़े हाइट वाले होंगे हो सकते हैं, राइट। तो मैं अपने आगे ही देखूंगा, अपने आप से भी कंपेयर नहीं करूंगा और अपने पीछे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अरेंज करते हुए आ रहा हूँ। तो इसलिए जे की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, i+1, राइट। जे की वैल्यू क्या हो रही है, i+1। तो जो भी मेरे आई की वैल्यू है हमेशा उसके एक आगे से देखो, ठीक है। तो यही इसमें कर रहे हैं। तो अगर अब इसमें देखें ध्यान से, तो मेरे आई की वैल्यूज कहाँ से तक रेंज करेंगे। देखिए ये एक तरीका है कैसे आप पता करेंगे कि आपको कितना टाइम जा रहा है। तो आप वैल्यूज देख लीजिए, फॉर लूप्स पकड़े आप, फॉर लूप का वैल्यू देख लीजिए क्या होता है। जैसे आई की वैल्यू में मेरे को पता है 0 से लेके कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके लेंथ -1, मतलब 0 से लेके कितना साइज है, 2, 4, 6, 8 है। तो मतलब मैं 0 से लेके 7 तक जाऊँगा आई की वैल्यू, ये मेरी इतना ही रेंज करेंगे, राइट। अब जे की वैल्यू हर बार क्या होगी कि जो भी मेरी आई की वैल्यू होगी उसके +1 से हमेशा रहेगी, राइट। मतलब मैं हर आई के लिए मैं बचा हुआ जे ट्रैवर्स करूँगा, हर आई के लिए बचा हुआ जे ट्रैवर्स करूँगा, राइट। हर आई के लिए बचा हुआ जे ट्रैवर्स करूँगा। तो मतलब आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कौन रख रहा है, टोटल वैल्यू कौन रख रहा है, एरे का लेंथ रख रहा है, राइट। एरे का कौन रख रहा है, लेंथ रख रहा है, जो कि आप एन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब टोटल मेरे पास n एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट के लिए मेरे को कितना बार जाना पड़ रहा है, उसके जस्ट एक बाद जितने बचे हैं उतने बार जाना पड़ रहा है, राइट। और वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे ही कर रहा है, राइट। क्योंकि जो मेरे i की वैल्यू है उसके बाद से एक जस्ट, मतलब i+1 से स्टार्ट करूँगा, बट फिर भी मैं जाऊँगा कहाँ तक, n तक ही जाऊँगा, राइट। मतलब मैं एक n आप i मान लीजिए मेरा, ठीक है। तो मैं हर n के लिए मैं फिर से बचा हुआ n पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मतलब एक n है, इस n में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस हर एलिमेंट के लिए मैं बचा हुआ n पे बार बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 है और इस 5 में हर एक वैल्यू के लिए मैं बचा हुआ पे ट्रैवर्स करूँ, तब इसका क्या मतलब समझे कि जैसे 5 है और बचा हुआ पार्ट कितना होगा, अगर एक पहले 1 उठाए तो उसके लिए 4 बचेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं तो पहले 1 उठाएंगे इसके लिए 4 बचेगा, 2 उठाएंगे इसके लिए 3 बचेगा, 3 उठाएंगे तो इसके लिए 2 बचेगा। तो अब हर एक के लिए कुछ आइट्रेशन कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस हम लोग को मैंने क्या बताया कि ब्रिगो हमेशा हम लोग क्या सोचने कि बुरा से बुरा हाल में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, वैसा। तो उस केस में अगर हम लोग देखें क्या करते हैं कि हम लोग जो अगर 2 फॉर लूप है और वो एक के अंदर एक आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि n² कब होता है और n कब होता है, ठीक है। अगर 2 फॉर लूप मान लीजिए, एक है ना, एक मान लीजिए ये फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर जस्ट, ठीक है, मतलब इसके बाहर सेम लेवल पे दूसरा फॉर लूप लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जो भी टाइम लगेगा ना वो दोनों आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। बट वही इस केस में देखिए कि ये जो फॉर लूप्स है, 2 फॉर लूप्स है, ये पहला फॉर लूप और इसके अंदर दूसरा फॉर लूप। तो इस केस में क्या होती है, जो टाइम लगेगी ना पहला फॉर लूप का और जो दूसरा फॉर लूप का, वो दोनों टाइम आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट वही 2 फॉर बाहर बाहर है तो दोनों का ऐड होता है, ठीक है। तो अब समझिए, इससे आपको थोड़ा आई गेस आइडिया आया होगा कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है, मतलब कि जो बाहर वाला फॉर जितना चलेगा, बाहर वाला फॉर जितना एलिमेंट्स चलेगा, जितने भी एलिमेंट्स, मान लीजिए बाहर 5 एलिमेंट है, उस हर एलिमेंट के लिए एक अंदर एक फॉर लूप चलने वाला है, राइट। इसका मतलब यही है, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, मतलब
ये पहला फॉर में जितने एलिमेंट्स है उस हर एलिमेंट के लिए एक दूसरा फॉर चलेगा। तो मान लीजिए पहला फॉर और दूसरा फॉर, अभी दोनों मेरा एन पे ही डिपेंडेंट है, राइट। एरे डॉट लेंथ मतलब एरे डॉट लेंथ यहाँ पे एन मान लेते हैं। तो पहला वाला भी एन पे डिपेंडेंट है, दूसरा वाला भी एन पे डिपेंडेंट है। तो पहला एन एलिमेंट्स में हर एलिमेंट के लिए वापस मैं एन टाइम्स जा रहा हूँ। तो हर एलिमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एन टाइम्स जा रहा हूँ, राइट। और ये जो हर एलिमेंट है, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे एन है। तो एन को अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एन स्क्वेयर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से क्या मिलती है मेरे को, ओ ऑफ एन स्क्वेयर। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि 5 था तो 1 2 3 4 5। अब मैं इसके अंदर वापस 1 2 3 4 5 रख दूं और मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं पूरा 5 बार चल रहा हूँ, इसके लिए फिर मैं 5 बार चल रहा हूँ, इसके लिए मैं फिर 5 बार चल रहा हूँ, इसके लिए फिर 5 बार, इसके लिए फिर 5 बार। तो हर एक बंदा चल रहा है कितना बार, 5 बार, राइट। और टोटल बंदे कितने हैं, 5 है। तो हर एक बंदा 5 बार चल रहा है और टोटल बंदे 5 है। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25। तो वैसे ही अगर आपके पास n एलिमेंट है और हर एलिमेंट n बार चल रहा है, तो हर एलिमेंट n बार चल रहा है तो टोटल एलिमेंट्स कितने बार चले हैं, तो n इंटू एन ही करेंगे, मतलब n स्क्वेयर, राइट। तो ये तरीका होता है डिटरमाइन करने का कि n स्क्वेयर कैसे चल रहा है। उसके लिए और एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोला कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर होना चाहिए। अगर दो फॉर बाहर बाहर लिखे हैं ना तो दोनों ऐड होंगे आपस में, ना कि मल्टीप्लाई होंगे। ओके गाइस, ये था क्या, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा n की वैल्यू 5 है, तो उस एलिमेंट के हर एलिमेंट के लिए मैं वापस पूरा ट्रैवल करूँगा, समझे। तो यही हुआ क्या मेरा ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब इसमें भी ना एक पार्ट होता है, ये मैं एन स्क्वायर क्यों बोला, मैं एन इंटू एन क्यों बोला, क्योंकि अंदर का फॉर लूप और बाहर का फॉर लूप दोनों कॉमन चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मेरा बाहर वाला भी एरे डॉट लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। भले -1 हो रहा है, ये अलग बात है, बट कॉमन चीज़ अगर आप देखें तो डिपेंडेंट किस पे है, -1 किस में हो रहा है, एरे डॉट लेंथ पे हो रहा है। और जे भी किस पे डिपेंडेंट है, एरे डॉट लेंथ पे। इसीलिए मैं एन इंटू एन कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मेरा यहाँ पे अननोन वेरिएबल कितने हैं, बस एक ही है, एन है। और मेरे को पता है वो n इंटू एन हो रहा है, मतलब एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है। तो मैं अननोन वेरिएबल को ही 2 बार मल्टीप्लाई करके मैं क्या बता दिया, n स्क्वेयर है, ठीक है। बट इसी फॉर लूप के अंदर फॉर में ना और एक केस होता है, जैसे अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। और एक केस क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। ये वही प्रीवियस टाइप एग्जाम्पल है, पहला फॉर है और पहला फॉर के अंदर दूसरा फॉर है। बट अब ये देखिए, पहला फॉर किस पे डिपेंडेंट है, पहला फॉर लूप कितने बार चलेगा, जितने ए की वैल्यू होगी। और उस हर ए के लिए दूसरी वैल्यू, दूसरी फॉर कितनी बार चलेगी, जितनी बी की वैल्यू। मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 5 एलिमेंट्स ए की वैल्यू, तो उस हर ए की वैल्यू के लिए बी टाइम्स चलेगी अंदर वाली फॉर लूप। और ये हर एलिमेंट के लिए बी टाइम्स चलेगी, तो टोटल टाइम कितनी चलेंगे, तो इसका टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ए है। तो अब क्या करेंगे, ए इंटू बी, राइट। तो जहाँ आप n इंटू एन स्क्वायर कर रहे थे, मतलब n इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर, वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपका दोनों जो लूप्स है, बाहर का भी अंदर का भी, वो एक ही अननोन पे डिपेंडेंट है। बट यहाँ देखिए दो अननोन वेरिएबल्स a और b। तो पहला लूप जो है a के लिए चल रहा है, दूसरा b के लिए चल रहा है। तो एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है, तो ये क्योंकि a के लिए चलेगा a टाइम्स चलेगा, दूसरा वाला b टाइम्स चलेगा। और क्योंकि दोनों एक फॉर के अंदर फॉर है, तो मैं क्या बोला, मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो बाहर का a टाइम्स चल रहा है और हर a के लिए अंदर वाला b टाइम चल रहा है। तो टोटल कितना हो गया, ओ ऑफ ए इंटू बी। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या ट्रिक समझते हैं इसको ना, कि एक फॉर के अंदर दो फॉर है ना, तो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट मल्टीप्लाई करने के टाइम में देखिए कि जो दोनों फॉर लूप है, क्या वो कॉमन वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। अगर कॉमन वेरिएबल पे है तो सीधा एन स्क्वायर बोल दीजिए। बट दो वेरिएबल्स या फिर कॉमन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जो जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं ना, उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर में और ओ ऑफ ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर पता करते हैं। तो अभी हम लोग ने तीसरा चीज़ कवर कर लिया, राइट, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार वापस अगर मैं नीचे आ जाऊँ, तो मैंने अब और क्या कवर कर दिया यहाँ पे, ओ ऑफ 1 तो मैंने कवर कर दिया, ओ ऑफ एन भी कवर किया मैंने, ओ ऑफ एन स्क्वायर कवर कर दिया। मैं क्या बोला था कि इसके बाद मैं पहले 2 की पावर n बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा लॉग इन और n लॉग इन क्या होती है, ठीक। अब आते 2 की पावर n पे। 2 की पावर n का जैसे अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ तो आपको रिकर्शन का आइडिया होगा, आई गेस, राइट। रिकर्शन मतलब
रिकर्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बार बार मतलब कि एक लिमिट होता है कि कुछ लिमिट तक आके रुक जाएगा। तो आपको अगर रिकर्शन पे डाउट है गाइस कि रिकर्शन क्या होता है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो कवर कर रखा है। मैंने प्रॉपर ड्राई रन बताया है स्टैक को लेके कि कैसे रिकर्शन में फंक्शंस कॉल होती है, कैसे ऑर्डर चलता है प्रोग्रामिंग में। तो अगर आपको रिकर्शन पे डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज़ पक्का देखें, ताकि आपको एटलीस्ट ये 2n वाली एल्गोरिथम को ना आप कैच कर पाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिया, यहाँ पे जो मैंने एल्गोरिथम ने उठाया है यहाँ पे, तो ये जो मैंने एल्गोरिथम उठाया है ये है फिबोनाची की एल्गोरिथम। फिबोनाची सीरीज करके एक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको जानना है फिबोनाची का लॉजिक क्या होता है, फिबोनाची कैसे बना सकते हैं, तो अब वो भी कवर कर सकते हैं, वो भी वीडियो है इस चैनल पे, ठीक है। तो अब फिबोनाची का अगर बात करें, मतलब 2n की बात करें कि 2n किस केसेस में आती है, तो जनरली आप देखेंगे ना रिकर्शन में आती है। इसके लिए अगर आप देखें, इस लॉजिक को देखें, इस कोड को आप यहाँ पे ध्यान दें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम, मतलब फंक्शन को कॉल करने का लॉजिक, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन आपने कॉल किया किसके साथ, n इक्वल टू किसके साथ आपने कॉल किया, 4 के साथ कॉल किया, तो फिब ऑफ 4 आ गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या मेरी इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 है। ऑब्वियसली फॉल्स है, राइट। 4 तो पहला बार, ये जो 4 है पहला बार ये क्या 0 या नहीं है, 1 भी नहीं, तो ये अपने अंदर क्या कर रहे हैं, देखिए फंक्शन का नाम क्या है, फिब है। इसने दोबारा 2 बार कॉल किया अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या बता सकता हूँ कि जो फिब 4 है ये अपने अंदर 2 बार फंक्शन को कॉल कर रहा है। और कैसे कॉल कर रहा है, जो n की वैल्यू है उसी को एक बार 1 माइनस करके कॉल कर रहा है, एक बार 2 माइनस करके कॉल कर रहा है। तो 4 में से एक बार 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, फिब ऑफ 3, और 4 में 2 माइनस करेंगे तो फिब ऑफ 2। अब ये 2 फंक्शंस कॉल किया, राइट, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, 2 फंक्शंस कॉल किया, ये वाला n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। अब क्योंकि ये भी फंक्शन कॉल है तो ये वापस कहाँ जाएगा, अपना डेफिनेशन पे जाएगा, राइट। क्योंकि अब फंक्शन कॉल करते तो क्या होता है, वो अपने डेफिनेशन के पास ही जाएगा। तब क्योंकि अब आपने पहले फिब ऑफ 3 के लिए कॉल किया है, तो पहले ये जब तक वैल्यू नहीं देगा ना वो इधर नहीं आएगा। ये भी मैंने कवर किया रिकर्शन में कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। रिकर्शन में कंट्रोल फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंट्रोल फ्लो का आइडिया नहीं है ना, तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आउटपुट किस पैटर्न में आ रहा है, ठीक है। तो रिकर्शन अगर आपको समझना है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि रिकर्शन क्या होता है, कंट्रोल फ्लो कैसे होता है रिकर्शन का, तो आप उसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं क्या बोलूँ कि पहले जब तक ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा ना, इधर आएगा ही नहीं। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन आपने कॉल किया और सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अगर चल रहा है, तो फंक्शन जब तक रिजल्ट नहीं लाएगा ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अब क्योंकि फिब ऑफ 3 पहले कॉल हुआ है, तो पहले फिब ऑफ 3 जब तक वैल्यू नहीं आएगा, फिब ऑफ 4 के पास कंट्रोल आने ही नहीं वाला, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर और नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी समझा रहा हूँ ना कि रिकर्शन क्या होता है। तो मैं क्या बोला, फिब ऑफ 4 अपने अंदर क्या किया, फिब ऑफ 3 फिब ऑफ 2 कॉल किया, ठीक है। फिब ऑफ 3 के लिए अगर देखें तो जब 3 के लिए आएगा तो 3 भी ना ही 0 है ना ही 1 है, तो वो वापस अपने अंदर 2 फंक्शन कॉल कर रहा है। 3 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 n माइनस 2, तो 3 माइनस 1 2, राइट, और 3 माइनस 2 1। और वैसे ही अगर आप फिब ऑफ 2 का देखें, फिब ऑफ 2 क्या कर रहा है, अगर n की वैल्यू 2 मान ले तो 2 भी ना ही इक्वल टू 0 है ना इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, और 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अब ये पहले फिब 2 को देख लीजिए। फिब 2 अगर आएगा वापस से इस 2 के लिए देख लीजिए, वापस वही 2 ना इक्वल टू 0 है ना इक्वल टू 1 है, तो फिर n माइनस 1 n माइनस 2 के साथ कॉल करिए, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये जो बचे हुए फिब ऑफ 1 फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 है, जब फिब ऑफ 1 के लिए आएंगे तो n इक्वल टू 1 है, राइट, तो सीधा रिटर्न कर दो। वैसे ही क्या है, फिब ऑफ 0 जब 0 के लिए आएगा तो क्या है, n इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो। तो ऐसे ऐसे क्या है, रिटर्न होना स्टार्ट होगा एक एक वैल्यू, ठीक है। ये रिकर्शन मैंने कवर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं अगर आपको थोड़ा फंस रहे हैं कि रिकर्शन का क्या फ्लो है भाई, क्या रिटर्न करके कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, तो रिकर्शन फॉलो करिए। बट अब यहाँ 2 की पावर n का मतलब क्या, मैं वो समझा रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये सब अगर देखें तो सब क्या है, फंक्शन कॉल्स ही हो रखे हैं जितने हैं, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे फंक्शन कॉल्स है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल्स भी एक तरीके से क्या है, ऑपरेशन ही है, राइट। क्योंकि फंक्शन कॉल तो ठीक है, फंक्शन कॉल ओ 1 में होता है, बट जब फंक्शन कॉल हुआ है तो वो जाके एग्जीक्यूट तो होगा ना। वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने में कुछ तो टाइम लगेगा। कॉलिंग में भले ऑफ 1 लग रहा है, बट वो फंक्शन अंदर जाके क्या कर रहा है, कुछ तो टाइम लेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको ऑपरेशंस की तरह मान रहे हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, इधर मैंने फंक्शन को कॉल किया मतलब फंक्शन कुछ काम करेगा, इधर फंक्शन कुछ काम करेगा, इधर फंक्शन कुछ काम करेगा।
इधर कुछ फंक्शन काम करेगा, वैसे काम करेगा, ठीक है, राइट। तो रिकर्शन में हम लोग फंक्शंस को मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स हुए, उसको हम लोग ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशन मानते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिकर्शन में फंक्शन को कॉल किया, उसको हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं इस केस में, या फिर ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे n इक्वल टू क्या मैं स्टार्ट किया था, 4 से स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फंक्शन कॉल हुए हैं, इस लेवल पे एक कॉल हुआ, राइट। इस लेवल पे टोटल कितने कॉल हुए हैं, ये एक, ये दो फंक्शन कॉल हुए। इस लेवल पे कितने कॉल हुए, 1 2 3 4, कितने कॉल हुए, 4 फंक्शन कॉल। इस लेवल में कितने हैं, 2 है। अभी मान लीजिए कि ये और ये चलता, वापस अपने अंदर कॉल करता, ये वापस अपने अंदर कॉल करता, ये वापस अगर अपने अंदर कॉल करता, तो मतलब वो वर्स्ट केस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बिगो क्या बताता है, वर्स्ट केस के बारे में बताता है। तो अगर ये सब भी अगर अपने आप को मान लीजिए अंदर कॉल करने वाला होता, तो इधर भी 2 फंक्शंस होती, राइट, यहाँ पे और 2 फंक्शन कॉल्स होती। तो आपको क्या है, पैटर्न पकड़ना है कि किस पैटर्न में प्रोग्रामिंग चल रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है ना, हम लोग बस बताते हैं कि ये पैटर्न चल रहा है प्रोग्राम का, ये मेरा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो अगर ये सब फंक्शंस भी कॉल होते तो कितने हो जाते, 1 2, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, ये 7 होता, ये 8 होता, मतलब ये कितने कॉल करते, 8 कॉल करते, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सोचिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 1 रह रहा है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। तो अगर आप ये देखें ध्यान से, तो 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कुछ आपको नहीं पता ना, मतलब बेस आपको नहीं पता कि किसके थ्रू लेके चला, तो हमेशा 2 से स्टार्ट किया करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जैसे 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप ये देखें तो पैटर्न को जनरली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, राइट, ऐसे करके जा रही है। तो मतलब कहाँ तक जा रही है, 2 की पावर n तक जा रही है, ठीक है, -1, 2 की पावर n -1, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, 2 की पावर 0 जो कि है क्या, 1। ये क्या है, 2 की पावर 1 जो कि है 2, क्योंकि 2 फंक्शन कॉल। और ये क्या है, 4 फंक्शन कॉल है, मतलब 2 की पावर 2, राइट, जो कि हो गया क्या, 4। और यहाँ भी अगर ये सब कॉल किए होते अपने आप को वर्स्ट केस के अंदर, तो यहाँ कितने हो जाते हैं, टोटल में 8 फंक्शंस हो जाते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 जो कि क्या होता है, 8 होता है। तो अगर आप देखें तो ये किस पैटर्न में चल रहा है, 2 की पावर n में चल रहा है, राइट। अगर आप देखें तो कैसे चल रहा है, 2 की पावर 0, मतलब n की वैल्यू चेंज हो रही है, बस समझ रहे। तो जो आपकी n की वैल्यू आपको आई है, वही आपके किस में जा रही है, पावर में बस आ रही है। तो अगर 2 की पावर 4 देखें, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे कितने बार चली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये भी होती तो क्या हो जाती है, 6 और चलता, मतलब 9 + 6 15, मतलब 15 जा सकता था, और हो सकता था और आगे चलता। बट अगर हम लोग पैटर्न देखें तो क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ पे 2 की पावर n चल रहा है। मतलब वर्स्ट केस में अगर मैं n की वैल्यू 4 मानूँ, तो 16 फंक्शंस कॉल्स में पे वर्स्ट केस में मान रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो निपट गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो 9 में निपट गया, और वर्स्ट होता तो ये 15 तक जा सकता था, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, इस पर डिपेंड किया फंक्शन कॉल। और मैं यहाँ पे ये दोनों को, मतलब यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है हर बार, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे फंक्शन कॉल कितने हुए यहाँ पे, ये देखिए, ये पहला फंक्शन कॉल, ये दूसरा फंक्शन कॉल। मतलब अब हर फंक्शन के अंदर, मतलब जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, वो अपने आप को 2 बार कॉल करेगा, समझे। ये फंक्शन अगर 1 बार कॉल हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप को कितना बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया। वापस से जब फंक्शन कॉल होगा, तो वापस अपने आप को 2 बार कॉल करेगा। मतलब हर बार 2 टाइम्स कॉल कर रहा है। वो कितने बार 2 बार कॉल करेगा, जितनी n की वैल्यू होगी। आई होप ये आप बात पकड़ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। वापस समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फंक्शन है जो अपने आप को 2 बार कॉल कर रहे हैं। जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो अपने आप को 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। वही हो रही है यहाँ पे, 2 बार अपने आप को फंक्शन कॉल कर रही है। तो जब भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, अपने आप को 2 टाइम्स कॉल हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं जब 4 बार फंक्शन कॉल करूँ, तो कितने बार वो फंक्शंस चले होंगे टोटल फंक्शंस। तो क्योंकि हर फंक्शन अपने आप को 2 बार चला रहा है, तो अगर मैं 4 बार कैलकुलेट, मतलब उसको 4 बार कॉल किया हूँगा, तो हर फंक्शन 2 2 बार, राइट।
हर फंक्शन दो दो बार, और उसके अंदर भी वो अपने आप को बार बार कॉल कर रही है। ये याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि 4 × 2 सीधा 8 टाइम्स कॉल कर रहे हैं, नहीं, 8 टाइम्स नहीं। ये पहला जो फंक्शन है अपने आप को 2 बार कॉल किया, अब ये जो कॉल हुआ ये अपने आप को 2 बार, ये अपने आप को 2 बार, ऐसे करके चलते जाएगा। तो अगर आप ये पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या बन रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, इसको ड्राई रन बोलते हैं गाइस। अगर आपको बाय द वे इसका अगर नॉलेज नहीं है तो ये जो मैंने इसको ये ऐसे करके बनाया है ना, ये पूरा जो पार्ट, इसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। मैंने पूरा आपको रिकर्शन ट्री बना के दिखा दिया कि 4 से पहले 3 2 3 अपने आप को 2 1 के लिए कॉल करेगा, 2 1 0 के लिए कॉल करेगा, फिर इधर 2 1 0 के लिए, और 1 और 0 का तो मैंने बेस केस बनाया, तो यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या चला कि हर फंक्शन अपने आपको 2 बार, ये फंक्शन देखिए अपने आपको 2 बार कॉल किया, ये भी फंक्शन अपने आपको 2 बार कॉल किया, ये भी फंक्शन अपने आप को 2 बार कॉल किया, ये फंक्शन अपने आप को 2 बार कॉल किया, राइट। और अगर वर्स्ट केस होता तो ये हर फंक्शन भी अपने आप को 2 बार कॉल कर देता। तो पैटर्न क्या बन रही है, 2 की पावर में ही चल रही है। तो ये सब पैटर्न्स पकड़ने के लिए ना आपको ड्राई रन आना चाहिए। जैसे रिकर्शन का मेन तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि 2 की पावर n वाले लॉजिक्स हमेशा किससे पकड़ सकते हैं आप, रिकर्शन वाले में। जब भी रिकर्शन आता है ना, आप ये समझ लीजिए कि आपको 2 की पावर n में ही कुछ मिलने वाला है, या फिर ड्राई रन करके देख लीजिए कि किस केस में हो रहा है। 2 की पावर n जरूरी नहीं है, कभी कभी O ऑफ n में भी चल जाता है। जैसे आप सम ऑफ नंबर्स करते हैं ना, नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा देंगे और सम करते चल जाएंगे, बट आप उसको रिकर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में O ऑफ n जाएगा वो। ठीक है, बट कितने बार फंक्शन कॉल हुआ है अपने अंदर, उस हिसाब से आप पकड़िए उसको। पैटर्न कैसे बनेगा, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे हर के अंदर 2 बार कॉल हो रहा है, तो आप 2 की पावर में आप एक्सपेक्ट करिए कि हाँ हर फंक्शन 2 बार कॉल कर रहा है, बट वो कितने बार कॉल कर रहा है, तो आप यही पैटर्न पे जाइएगा हमेशा। ठीक है, और ये ड्राई रन आप समझिएगा, क्योंकि ड्राई रन सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका कोड कभी भी आपको डीबग करना है ना, तो अगर आपको ड्राई रन क्या है अगर आपको नहीं पता कि आप अपने ही कोड को कैसे डीबग करें या ट्रैक करें, तो आप अपना एरर्स कभी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या बोला, ये एक बार कॉल हो रहा है जिसको मैं कैसे लिखा, इधर 2 की पावर 0 लिखा। ये 2 बार कॉल हो रहा है, 2 की पावर 1 लिखा, वैसे 2 की पावर 2 लिखा। ये अगर वर्स्ट केस जाता तो इधर क्या आता, 2 की पावर 3 आता। तो 2 की पावर n वाला ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आई होप है कैसे समझे अब। ये फंक्शंस कॉल पकड़ के मैंने ड्राई रन किया, और ड्राई रन के हिसाब से मैंने पकड़ा कि हर स्टेज पे कितने बार फंक्शन कॉल हो रही है। पहले स्टेज पे 1 बार कॉल हो रही है, दूसरे स्टेज पे 2 बार कॉल हो रही है, तीसरे स्टेज पे 4 बार, चौथे स्टेज पे 8 बार। तो 2 की पावर n ही तो पैटर्न फॉलो कर रही है, राइट। जितना n की वैल्यू है, वर्स्ट केस में 2 की पावर n जा सकती है फंक्शन कॉल्स। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि रिकर्शन में फंक्शन कॉल्स पे डिपेंड किया जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी या ऑपरेशन क्या हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको डाउट है तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ पहला बार सीख रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम कैच करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी बहुत बार में सीखा तो अगर आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है आप थोड़ा थोड़ा नहीं कैच कर पा रहे, तो वापस रिवाइंड करके समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तभी आप वो चीज़ कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने तीसरा क्या कवर कर दिया यहाँ पे, 2 की पावर n कवर किया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कवर कर दिया है यहाँ पे, O ऑफ 1 हो गया, O ऑफ n हो गया, O ऑफ n स्क्वायर भी हो गया, और O ऑफ 2 की पावर n हो गया। अब ये जो 4 मैं बताया हूँ ना, मैंने क्या बोला कि जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जैसे जैसे इनपुट की साइज इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से मेरे को एक्सिक्यूशन टाइम या नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताओ। तो मान लीजिए मैं n की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ 4 है, ठीक है, तो O ऑफ 1 में तो कुछ करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं n आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टेंट टाइम है। O ऑफ n के लिए सोचिए कि क्या बताया मैं कि जितने इनपुट्स उतने आउटपुट, मतलब ऑपरेशन। तो n की वैल्यू क्योंकि 4 है, तो यहाँ पे क्या होता, ये 4 ऑपरेशंस करता है। ठीक है, एन स्क्वायर का देखिए, अगर n की वैल्यू 4 होती तो मैं क्या बोला, n स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वापस पूरा चलो, तो ये क्या होता, 4 × 4। ठीक है, ये कितना जा रही है, 16 टाइम्स जा रही है। ठीक है, और वही यहाँ पे भी देखिए 2 की पावर n, 2 की पावर 4। ठीक है, ये कितनी दे रही है, 16 दे रही है। तो अब देखिए ऑपरेशंस कैसे बढ़ रहे हैं। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि n स्क्वायर 2 की पावर n तो सेम दे दिया, आप उस केस में थोड़ा अलग देख लीजिए। ठीक है, n = 6 में n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 6 × 6 36, बट वही अगर अब 2 की पावर 6 चल जाए तो सोचिए कितना होगा, 2 की पावर 32, 2 की पावर 6 64। तो अभी डिफरेंस देखिए, आप देख रहे होंगे कि वैल्यू कैसे रेज हो रहा है। समझ रहे कि अगर n की वैल्यू 6 होती तो ये कितना होता, 6 होता। O ऑफ n कितना होता, 6 के लिए आपको समझाते तो ताकि आपको कांस्टेंट राइज दिखे ग्राफ में कि भाई ये लाइंस ऊपर ऊपर क्यों उठी है। अगर मैं n = 6 के लिए मानूं, ठीक है, तो
ओ ऑफ वन कितना, ओ ऑफ एन कितना चलता, एन इक्वल टू 6 के लिए 6 ऑपरेशन, क्योंकि लीनियर टाइम बोलते हैं इसको, राइट, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओ ऑफ वन को कांस्टेंट टाइम बोलते हैं, ओ ऑफ एन को लीनियर टाइम बोलते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर को ना क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, और 2 की पावर एन को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एन इक्वल टू 6 के लिए क्या है, 6 चलेगा ऑपरेशन, राइट, और ये तो ओ ऑफ वन है, हमेशा 1 ही चलेगा। एन स्क्वायर के लिए क्या चलेगा, 6 इंटू 6 चलेगा, राइट, जो कि क्या रहेगा यहाँ पे 36 चलेगा, ठीक है। और ये 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 चलेगा। तो सोचिए स्टार्ट कैसे हुआ, देखिए ग्राफ, पहले 1 ऑपरेशन एन इक्वल टू 6 के लिए, फिर थोड़ी देर बाद 6 ऑपरेशन, फिर थोड़ी देर बाद 36 ऑपरेशन, फिर थोड़ी देर बाद 64 ऑपरेशन। तो ये ग्राफ रेज ही हो रहा है, देख रहे हैं ना, वैल्यूज रेज हो रहा है। इसीलिए ग्राफ्स कैसे एक पे एक उठते जा रहे हैं। मैं इसीलिए बोला ना कि जो सबसे नीचे वो क्या एक्सीलेंट है, क्योंकि एक ऑपरेशन ऑब्वियसली एक्सीलेंट है। एन इक्वल टू 6 ओके एवरेज है, ठीक है। अब एन इक्वल टू 36 खराब है भाई, क्योंकि मेरा 6 है तो अब 36 कर रहे हैं, और यहाँ तो 64 है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हॉरिबल बोल रहा हूँ। तो आपको दिखा कि कैसे कैसे केसेस रेज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपका इसे पकड़ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे तो थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि एक बार में कभी कभी मुश्किल होता है कुछ चीज़ें पकड़ पाना, ठीक है। तो मैंने क्या कवर किया, ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन स्क्वायर और ओ ऑफ 2 की पावर एन। अब देखिए जो दो बचा हुआ है, लॉग एन और एन लॉग एन, अब इसका क्या लॉजिक है ज़रा ये समझते हैं, ठीक है। तो अब गाइस ओ ऑफ लॉग एन के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो अभी मैं इसको आपको एग्जांपल समझाने के लिए ना एक कोड का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोग ने अगर बाइनरी सर्च के बारे में सुना होगा, अगेन जिनको नहीं पता कि बाइनरी सर्च क्या है, तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने उसमें एनालाइज किया। तो अगर आपको बाइनरी सर्च का दिक्कत है तो आप डेफिनेटली वो वीडियो फिर आप प्रीफर कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी बाइनरी सर्च का वीडियो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाइनरी सर्च का आइडिया है, तो उस पर अगर आपने किया है बाइनरी सर्च तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने ऑपरेशन स्किप होते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अब मैं आपको पहले कोड बाद में जाते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बाइनरी सर्च क्या है। तो जैसे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या किया था, ओ ऑफ एन बताने के लिए कि मैंने बोला था कि एरे है, उसमें मेरे को एक वैल्यू सर्च करनी है, राइट। तो अब कितने ऑपरेशंस मैक्स करेंगे, तो मैं क्या बोला था कि ओ ऑफ एन में मैक्स टू मैक्स एन ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना इनपुट का साइज वर्स्ट केस में उतना ऑपरेशन। बट लॉग एन में ना उससे भी मतलब अच्छा स्टेट पे ला सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए सर्च वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ बाइनरी सर्च में ना आपका जो एरे है ना सॉर्टेड होना चाहिए। मैं बाइनरी सर्च का स्पेसिफिक बात करूँ, लॉगिन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका डेटा सॉर्टेड ही हो, लॉगिन का कुछ अलग ही होता है, मैं वो उस पर आता हूँ धीरे धीरे। बट मैं जैसे अभी बाइनरी सर्च का एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें 4 सर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं करता क्या हूँ कि जैसे 0 बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, राइट, एरे 0 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि पहले मैं इसको हाफ में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बाइनरी सर्च का लॉजिक बता रहा हूँ ताकि इससे मैं आपको बताऊँ कि कैसे लॉग इन डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या है, डेटा सॉर्टेड है, तभी मैं इसको हाफ में तोड़ रहा हूँ, वरना मैं कुछ और लॉजिक इस पर लगाता, ठीक है। तो ये सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। सॉर्टेड डेटा होने के बाद अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं इस पर वैल्यू सर्च के लिए क्या डाल रहा हूँ कि भाई मेरे को 4 वैल्यू बताओ कि इस एरे में है कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स उठा रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स उठा रहा हूँ, ठीक है। वही मेरे को हमेशा स्टार्ट और एंड में फर्स्ट टाइम आएगी कि उस एरे की फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये इससे कम है कि नहीं, अगर है इसका मतलब क्या कि वैल्यूज़ है, ठीक है, वैल्यूज़ है एरे में, ऐसा नहीं कि बस एक भी वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तो ये कंपैरिजन के लिए कि वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एरे में, ठीक है। इसमें ज़्यादा डाउट है आपको तो आप बाइनरी से देख सकते हैं। बट क्या मैं बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 0 लेस देन 7 अगर है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये % इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक है। बट स्टार्ट और एंड इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके मैं क्या कर रहा हूँ, बाई 2 कर रहा हूँ। तो मैं ना अगर 0 को, जो कि मेरा स्टार्ट है, और एंड इंडेक्स क्या है 7, इसको मैं ऐड करके बाई 2 करूँ तो इंटीजर डिवीजन में मेरे को वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 3 वैल्यू को उठा रहा हूँ, और 3 को उठाने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि यही वो वैल्यू है क्या जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर है तो रिटर्न हो जाइए वहीं पर, ठीक है। बट नहीं है तो देखिए कि जो वैल्यू है जो मेरे को मिली है वो आपके वैल्यू से या बड़ी है या छोटी है।
तो मेरे वैल्यू से तो ऑब्वियसली 1 छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी साइड में जाऊँगा। और अगर आप कोई सॉर्टेड एरे में हो तो किसी पोजीशन से अगर आपको बड़ी साइड जानी है किसी स्पेसिफिक पोजीशन, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसके राइट जाएंगे, राइट। कि सॉर्टेड एरे में कोई भी पोजीशन से अगर आपको बड़ा वैल्यू चाहिए तो आप उसके राइट जाते हैं। क्योंकि 4 मेरी 1 से बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, इस राइट पार्ट में जाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड, इसको मैं मिड बोल रहा हूँ, तो अगर मेरा एरे ऑफ मिड लेस देन वैल्यू है तो अब क्या करिए, स्टार्ट की वैल्यू मिड प्लस 1 कर दीजिए। मतलब स्टार्ट अब मैं कहाँ से करूँगा, इस पोजीशन से नहीं, इसके जस्ट एक बाद से मैं स्टार्ट करूँगा। और एंड अभी वही है मेरा, राइट, 7, क्योंकि मैंने एंड कहीं भी तो बोला नहीं कि मैंने मैनिपुलेट किया है। तो अब मेरा एरे क्या हो जाएगा, जो मैंने मिड पता किया है जस्ट उसके एक बाद से, मतलब इधर से इधर तक वही चीज़ मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी किया, राइट। 2 3 4 मतलब 2 3 4 5, और इसका मैं इंडेक्स से लिख दूँ इसका, तो क्या है इंडेक्स ऊपर के हिसाब से 4 5 6 और 7 है, ठीक है। अब मैं वापस क्या करूँगा, इसमें भी वही करूँगा। अब मेरा स्टार्ट क्या है, 4 है, एंड 7 है। फिर मैं क्या करूँगा, वापस यही चीज़, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो क्या कर रहा हूँ, 4 प्लस 7 बाई 2, तो 7 प्लस 4 कितना होता है, 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो अब मैं फिफ्थ इंडेक्स पे फिर वैल्यू देख रहा हूँ। फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 है। 3 मेरा 4 के बराबर है, नहीं है। तो अब देखिए कि बड़ा है कि छोटा है, 3 छोटा है 4 से, राइट। तो मेरे को फिर क्या करना है, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी साइड जाऊँगा। तो फिर सॉर्टेड डेटा है, बड़ी साइड जानी, तो अपने पोजीशन के राइट साइड में जाऊँगा। तो मैंने क्या उठाया यहाँ पे, फिर 4 5 उठा लिया, राइट। वही चीज़ मैंने नीचे लिखा है, ये वापस लिख देता हूँ। 4 प्लस 7 मैंने किया था, राइट। 4 प्लस 7 बाई 2 जो कि क्या है, 11 है, ठीक है। तो मैं क्या किया, ये पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे आ गया मैं, ये इंडेक्स क्या थी, 4 5 6 7 थी। अब मैं राइट में आया तो 6 और 7 पे आ गया हूँ, ठीक है। 6 और 7 पे आ गया हूँ। अब फिर वही चीज़ करूँगा। अब मेरा स्टार्ट क्या है, 6 है, एंड क्या है, 7 है। तो फिर 6 प्लस 7 बाई 2, तो 6 प्लस 7 अगर आप करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 13। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, इंटीजर वैल्यू 6। तो अब 6th इंडेक्स पे क्या वैल्यू, 4। और अब ये वैल्यू है मेरी वैल्यू से, राइट। 4 इक्वल टू 4, हाँ है, तो भाई रिटर्न हो जाओ कि ये है मेरा वैल्यू है। बाइनरी सर्च में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और इंडेक्स क्या है, तो यही इंडेक्स है, मिड ही मेरा इंडेक्स है, राइट, जो मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ हर बार। वही मेरा इंडेक्स है, क्योंकि वो 6 लोकेशन पे क्या लोकेटेड है, 4 लोकेटेड है। तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, यही इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पे, तो बाइनरी सर्च का थोड़ा लॉजिक हो गया, बट अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे शिफ्ट हुआ वो सोचिए। मेरे को यहाँ पे कितने स्टेप्स करने पड़े करने के लिए, मेरा इनपुट का साइज़ कितना था, इनपुट का साइज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनपुट का साइज़ कितना है, n इक्वल टू कितना है, 8 है, ठीक है। बट मेरे को ऑपरेशंस कितने पड़े, टोटल ऑपरेशंस मेरे को कितने पड़े यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम क्या करता था, मिड कैलकुलेट करता था ये वाला पार्ट में, और मिड कैलकुलेट करके मैं चेक कर रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, या तो रिटर्न हो रहा है या तो तोड़ रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने क्या किया, पहले वापस इसको तोड़ा। तो ये मेरा पहला स्टेप था, राइट। ये पहला स्टेप में मैंने क्या किया, मिड पता किया, मिड पता करने के बाद देखा वैल्यू बराबर नहीं तो तोड़ो, ये पहला स्टेप। अब तोड़ने के बाद यहाँ पे हम आए, ठीक है। अभी पहले तोड़े हम लोग, ठीक है, ये पहला आइट्रेशन था। तोड़ने के बाद अब ये फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, इसमें मैंने मिड फाइंड किया और मैंने उसको इतने पार्ट में तोड़ा। अब इसके बाद ये वाला वैल्यू आया। अब इसमें दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, मिड फाइंड कर रहा हूँ। मिड फाइंड किया, मिड फाइंड करने के बाद फिर इफ़ कंडीशन, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँ, तोड़ रहा हूँ। तो ये मेरा क्या किया, मैंने दूसरा स्टेप किया, राइट। दूसरा स्टेप मैंने किया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तोड़ा हूँ तो अभी मैं इधर आया हूँ, राइट। ये फर्स्ट स्टेप करके इधर आया था मैं, दूसरे स्टेप करके किधर आया हूँ, इधर आया हूँ। अब इधर मैंने फिर क्या किया, मिड फाइंड किया। मिड फाइंड करने के बाद मेरे को वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, तो मैंने दोबारा तोड़ा नहीं। तो मैं मतलब क्या, मेरे को वापस नीचे जाने का जरूरत नहीं पड़ा, मैं क्या किया, यहीं से रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये मेरा कौन सा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ। तो मतलब मेरा टोटल कितने स्टेप्स लगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो मेरा एक्सिक्यूशंस कितने हुए, 3 हुए, राइट। और मेरी n की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। तो n की वैल्यू 8 के लिए, n की वैल्यू 8 है और मेरा ऑपरेशंस हुआ 3। तो ये चेंज कैसे हुआ, सोचिए कि मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को 8 को 3 के बराबर करना है, तो अब क्या करेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए, आप करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा गेस वर्क है कि आप सोचिए कि मैं 8 को 3 में अगर ला रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 को
3 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ होता है ना लॉग होता है, ठीक है, एक बोलते हैं लॉगरिथमिक। तो अगर आप ना लॉग 8 का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। तो log 8 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप log को ऐड करेंगे दोनों साइड ना, तो अगर आप जैसे मैं आपको थोड़ा ये बता ही देता हूँ, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे चल रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा था कि जैसे आप 8 को अगर आप 2 के पावर्स में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर 8 को आपको 2 के पावर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू ही आप 8 लिख सकते हैं, राइट। तो वही अगर अब मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि ये लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, तो जैसे इसको मान लीजिए, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इस 8 को मैं क्या मान रहा हूँ, ठीक है, इस 8 को मैं मान रहा हूँ a, ठीक है, इस 2 को मैं क्या मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ, ठीक है, और इस 3 को मैं क्या मान रहा हूँ, c मान रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लॉग में, मैं लॉग में क्या करते हैं ना फॉर्मूला, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग a टू द बेस b इक्वल टू क्या होगा, c होगा, ठीक है। तो अगर यही हम लोग ऊपर से इसको और इसको कंपेयर करके अगर हम लोग लिखे नीचे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे लॉग, ठीक है, a की वैल्यू क्या है मेरी 8 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो क्या निकला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 को 8 लिख रहा हूँ, तो उसको मैं जब डिराइव करूँ लॉग के टर्म्स में लाने का ट्राई करूँ इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, इस वाले फॉर्मूला को, तो क्या है मेरा log 8 बेस 2 की वैल्यू 3, ठीक है। तो अगर इस 8 को मैं इस n वाले इनपुट जो मेरे इनपुट की साइज है उससे रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा, बेसिकली log 2 बेस n, यही आ रहा है मेरा, राइट, मेरा log 2 बेस n आ रहा है। तो ये मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है फॉर्मूला गाइस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि log n बेस 2 एल्गोरिथम, मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही थी इस एल्गोरिथम की। तो आप समझे आई गेस कि n इक्वल टू 8 के लिए मैंने कितने स्टेप्स लिए यहाँ पे, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तो n इक्वल टू 8 के लिए 3 स्टेप्स, राइट। तो n इक्वल टू 8 के लिए 3 स्टेप्स, तो 8 को 3 कब आता है, जब आप 8 में log लगाएंगे, क्योंकि log 8 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, ओके। और वही मैं आपको यहाँ से बताया कि जैसे 2 की पावर 3 को भी अगर आप 8 लिखते हैं और 8 को a माने, 2 को b माने, 3 को c माने, तो फॉर्मूला होता है log a बेस b इक्वल टू c। उस हिसाब से कंपेयर करें तो a यहाँ आएगा, b इधर जाएगा और c किधर आ गया, इस वाले पार्ट पे आ गया। तो log n कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रिक क्या होता है ना कि जब भी आपका n इनपुट साइज है, मान लीजिए n इनपुट की साइज आपकी क्या है 4 है, ठीक है, तो O ऑफ n के केस में क्या बताया था मैं आपको कि वर्स्ट केस का मैं बात करूँ, ठीक है, कि अगर n की वैल्यू 4 है तो आपका वर्स्ट केस में आपका 4 ऑपरेशन होगा, वर्स्ट केस में बता रहा हूँ। बट वही अगर आपका log n केस में अगर n इक्वल टू 4 है और अगर आपका मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है 2 या 1, समझ रहे, तो उस केस में क्या है कि आपका जितना इनपुट साइज है उससे कम ऑपरेशंस आपके लग रहे हैं वर्स्ट केस में। यहाँ वर्स्ट केस में आपके 4 लगेंगे, जितने आपके इनपुट्स है उतने ही आपके आउटपुट्स होंगे, मतलब ऑपरेशंस होंगे वर्स्ट केस में। बट इस केस में वर्स्ट केस में भी आपके इनपुट से भी कम लग रहा है, तो वैसा केसेस जिसमें वर्स्ट केस में भी आपके इनपुट से भी कम ऑपरेशंस लगे ना, तो वैसा हमेशा केसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, log n बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, log n बोलते हैं। और एक कहीं कहीं आप ये ध्यान देख सकते हैं कि जब आप ना कहीं भी देखिए कि फंक्शन जैसे कॉल हुआ है, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर जनरली आप देख रहे हैं कि दोबारा अगर रिकर्सिव कॉल में दोबारा क्या हो जा रहा है, वो n/2 हो जा रहा है अंदर जाके। जैसे कि मैं अगर आपको दोबारा लिख के देखूँ क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन कॉल है आपके पास, ठीक है, रिकर्शन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक फंक्शन कॉल है f ऑफ n, ठीक है, और ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है बट लेंथ को हाफ कर दे रहा है, हर बार लेंथ को क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है। तो उस केस में भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना log n ही होती है, समझ रहे, क्योंकि रिकर्शन में कॉल्स क्या हो रही है, हर बार अपने n के हिसाब से कॉल कर रहा है बट हर बार अपने n को हाफ करते जा रहा है, मतलब जितनी n की इनपुट साइज है उससे कम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वर्स्ट केस में भी। तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैं बताया उस केसेस में log n होते हैं। और अगर उससे कंपेयर करें तो बेसिकली इधर भी वही हो रहा है, राइट, क्योंकि मैं जो ARR आ रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, ARR डॉट लेंथ होगी। और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं फंक्शन दोबारा रिकर्शन में कॉल कर रहा हूँ, मैं हर बार इधर क्या कर रहा हूँ, बाई 2 ही कर रहा हूँ ना मिड की वैल्यू, और उसी के हिसाब से मतलब हर आइट्रेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को हाफ करते जा रहा हूँ। तो वैसे केसेस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी log n होते हैं, ठीक है। तो वैसा केसेस में पकड़िएगा कभी रिकर्शन में, वैसा टाइम में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जैसे कि यही चीज़ आप देखिए कि नीचे वाले फंक्शन जो था जिसमें मैं आपको क्या बता रहा था, रिकर्शन के बारे में बता रहा था। जैसे आप ये वाला फंक्शन देखें,
इस केस में वैसा क्यों नहीं हुआ था, इस केस में 2n क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो n की इनपुट है, हर बार मैं क्या करूँ, जस्ट एक एक कम करके बुला रहा हूँ, एक एक कम करके बुला रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं इनपुट को हाफ नहीं कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक एक कम कर रहा हूँ। तो ये देखा जाए तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लॉग एन तो नहीं होगा, क्योंकि जितना इनपुट्स है वर्स्ट केस में उससे कम तो आउटपुट्स नहीं या ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो रहे ना, क्योंकि मैं एन को लाइन बाय लाइन कम कर रहा हूँ, एक एक करके कम कर रहा हूँ। तो मतलब मैं एक तरीके से देखो तो आइटरेट ही कर रहा हूँ एन पे, भले वो थोड़ा दो दो बार फंक्शन कॉल्स हो हर रिकर्शन के अंदर, बट जितनी एन है उससे कम तो नहीं लगने वाली मेरी ऑपरेशंस, तो उस केस में लॉग इन नहीं होती। इसलिए यहाँ पे देख रहे थे कि क्या हो रहा था रिकर्शन कॉल्स के अंदर, ये लॉग इन में नहीं गया, बट वो बाइनरी सर्च लॉग इन में क्यों गया, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 8 थी तो मेरी नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हुई, 3 हुई, मतलब वर्स्ट केस में 3 हुई, समझ रहे, मतलब वर्स्ट केस में आपका 8 ऑपरेशन से तो कम ही लगेगा। मैं अगर आपको बाइनरी सर्च का अगर थोड़ा वर्स्ट केस अगर दिखाओ यहाँ पे, जैसे आपको एक बार बताता हूँ, इसे एल्गोरिथम में वर्स्ट केस थोड़ा आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या है बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस। ये वर्स्ट केस यहाँ पे थोड़ा आते हैं कि जैसे मान लीजिए ना मैं कि आपको सर्च वैल्यू पूछ रहा हूँ, मान लीजिए 7 है, जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा एक बार इसको मिटा। तो बाइनरी सर्च का आपको एक बार मैं वर्स्ट केस बताता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे सर्च वैल्यू मान लीजिए 7 है, ठीक है, सर्च वैल्यू 7 है और 7 आपको दिख रहा है कि इस एरे में कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है। तो यही लॉजिक के हिसाब से चले तो पहले मैं क्या करता हूँ, वापस मिड कैलकुलेट करता, राइट, मिड कैलकुलेट करता तो मेरे ये वैल्यू मिलती और मेरे को पता चलता 7 तो भाई 1 से बड़ा है, तो फिर मैं ये पार्ट उठाता। इस पार्ट में जब मैं आता तो फिर मेरे को क्या पता चलता कि 2 3 4 5, 2 3 4 5 मतलब कि क्या, इसमें भी मैं अगर मिड फाइंड करता तो फिर 3 निकलता और मेरे को पता है भाई 7 अभी 3 से बड़ी है। फिर मैं 4 5 में आता तो यहाँ पे एरे में क्या रहता, 4 रहता, 5 रहता, वापस में बांटता तो क्या मिलता, 4 मिलता। अब देखता कि 4 तो भाई 7 से अभी भी छोटी है, तो मैं बड़ी साइड में जाता तो मेरा आखिरी एरे क्या रहता है इधर, बस एक सिंगल 5 रहता, ठीक है। और अब यहाँ से जब मैं तोड़ने के लिए देखता, ठीक है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है ऑब्वियसली, ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है इस केस के अंदर। तो मैं अंदर आता, फिर मैं ये करता तो 5 + 5/2 कितना होता, 5 ही होता। तो मैं फिर मिड की वैल्यू देखता, तो अभी भी इक्वल नहीं है पर छोटी है, तो मैं क्या कर देता, स्टार्ट की वैल्यू बढ़ा देता। स्टार्ट की वैल्यू जब मैं बढ़ाता तो मैं क्या करता, यहाँ पे मेरी स्टार्ट 6 हो जाती बट एंड क्या रहती, 5 रहती। और जब मैं ये फंक्शन कॉल करता और ये जब वापस इधर आता अपनी वैल्यू लेकर, तो इधर क्या चेक करता कि भाई 6 क्या मेरी लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, फॉल्स, बाहर आ जाता, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर दिया, इस एरे से बाहर आ गया, मेरी सर्च वैल्यू मिली नहीं। अब इससे मैं बाहर आता बेसिकली, तो यहाँ तो -1 रिटर्न कर देता। मैं फिर से वही एक बार बोलूँगा गाइस, आपको अगर ये लॉजिक समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने इसको कवर किया है बाइनरी सर्च में, अब जाइए आप समझेंगे वहाँ, ठीक है। तो मैं पूरा एरे क्रॉस कर गया और मेरे को नहीं मिला, तो ये मैंने क्या कर दिया, एरे तो मैंने आइटरेट कर दिया। अब अगर मैं देखूँ तो कितने आइटरेशंस किए मैंने, एन की वैल्यू क्या थी, 8 थी, राइट। मैंने आइटरेशन कितने किए, पहला आइटरेशन, दूसरा आइटरेशन, ये तीसरा आइटरेशन, ये चौथा आइटरेशन और प्रोग्राम खत्म। बट तो मैंने देखा क्या यहाँ पे कि मैंने कितने आइटरेशंस किए, 4 आइटरेशन के, जो कि वर्स्ट केस में मैंने कितने किए, मतलब इस गिवन एरे के हाफ ही किया मैंने। तो उस हिसाब से भी आपको पता चल रहा होगा कि वर्स्ट केस में भी क्या है, लॉग एन ही है इसका एल्गोरिथम, ठीक है। इसका एल्गोरिथम क्या है, वर्स्ट केस में भी लॉग एन ही है, क्योंकि आपको क्या हुआ कि आपने पूरा एरे आइटरेट कर लिया बट स्टिल आपको वैल्यू नहीं मिली, बट आपने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने किए, 4 ही किए, जबकि इनपुट तो 8 थी। तो इससे भी आपको डेफिनेशन का क्लियर आइडिया हो रहा है कि लॉग एन अब कब बोलते हैं, जब आपकी इनपुट से कम ऑपरेशंस लगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, लॉग एन होता है। वर्स्ट केस में कम ऑपरेशंस लगे, मैं वर्स्ट केस की बात करूँ हर बार, ठीक है। क्योंकि ये मत सोचेगा कि भाई मैं तो जब एरे को सर्च भी करता हूँ तो मेरी फर्स्ट वैल्यू पे मेरे को एरे मिल गया तो मैं इसको लॉग इन बोल दूंगा, नहीं, मैं वर्स्ट केस का बात कर रहा हूँ। वर्स्ट केस क्या होगा किसी एरे में सर्च करने का कि उसमें एरे में वैल्यू है ही नहीं, तब तो पूरा एरे आइटरेट करेंगे ना, तो वो तो वर्स्ट केस क्या हो गया, ऑफ एन हो गया। बट वही सॉर्टेड एरेस में बाइनरी सर्च क्यों एफिशिएंट होता है, क्योंकि अब पूरा एरे आपने ट्रैवर्स भी कर लिया, आपको वैल्यू मिली भी नहीं, फिर भी आपने ऑपरेशंस कितना किया, एन की वैल्यू 8 थी तो बस आपने 4 किया, लगभग उसको बस आधा ही किया। बट नॉर्मल सर्च में आपको क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरे 8 वैल्यूज आइटरेट करने पड़ते हैं। तो अब आपको गाइस समझ में आ रहा होगा कि लॉग एन क्यों बेटर है एन के हिसाब से। तो अगर हम लोग वापस वो ग्राफ पे जाए, अगर हम लोग वापस ग्राफ पे जाते हैं, तो अब हम लोग ने क्या क्या कवर किया यहाँ पे। तो गाइस अभी तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है O(1), O(log(n), O(n), O(n²) और 2^n। तो अब जो आखिरी जो एल्गोरिथम, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बची है, वो है n(log(n), ठीक है। अब ये n(log(n) का अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ आ रही है, राइट। जैसे अभी तक जितना भी आपने देखा उसमें क्या है, एक अकेला था, जैसे ये सिर्फ n पे डिपेंडेंट है,
ये मतलब अकेला, मतलब ये भी n है, ये अकेला log n है, ये अकेला n स्क्वायर है, ये अकेला 2n है, राइट। ये अकेला जो n स्क्वायर है ये भी अगर देखें तो क्या बेसिकली n इंटू एन है, राइट। और n इंटू एन मैंने कब बताया था, जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा होता है या फिर एक लूप के अंदर कुछ दूसरा चीज़ लूप कर रहा हो, ठीक है, तभी n इंटू एन होता है, या फिर वो दोनों कॉम्प्लेक्सिटी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो वैसे अगर ये n log n देखे बेसिकली तो है क्या, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना आपस में, n इंटू लॉग n, राइट। मतलब दो चीज़ें, log n भी हो रही है, n भी हो रही है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि जो एक पहला बाहर वाला लूप लगा हो जिस जो log n में चल रहा हो और अंदर n चल रहा हो बार बार, या फिर हो सकता है n बाहर लूप में लगा हो और अंदर वाला लूप में हर बार क्या हो रहा हो, log n टाइप लूप चल रहा हो, ठीक है। तो log n कब चलता है, मैंने बोला कि जब जो हमारा n की साइज़ है या फिर गिवन इनपुट की साइज़ है उससे कम हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, वर्स्ट केस में उससे कम ऑपरेशंस कर रहे हैं, वैसा, ठीक है। तो या तो n इंटू लॉग इन में लॉग इन वाला लूप बाहर हो, n अंदर चल रहा हो, या फिर n बाहर चल रहा हो, log n अंदर चल रहा हो। तो इसका अगर हम लोग देखें कि कैसे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरा मर्ज शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही होता है, और मैंने आपको उसमें बताया था कि बाइनरी बैलेंस्ड बाइनरी ट्री या परफेक्टली बैलेंस्ड बाइनरी ट्री जो होता है, तो उसका मैंने आपको बताया था कि हाइट के हिसाब से मैंने उसमें बताया था। बट इसमें थोड़ा देखा जाए तो मैं ये वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा डालूंगा कि जैसे n की वैल्यू जो है उससे अगर कम ऑपरेशन कर रहे तो मैं क्या बोला, log n हो रहा है। हालांकि उसमें जो मैंने बताया था बाइनरी ट्री के बारे में वो एक्चुअली करेक्ट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बनता क्या है, ये बाइनरी ट्री ही बनता है। अगर आप फुल बाइनरी ट्री के बारे में जानते हैं तो फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हर नोड का या तो 2 चाइल्ड होगा या तो 0 चाइल्ड होगा। जैसे देखें तो ये जो पेरेंट है इसके कितने चाइल्ड्स है, 2 चाइल्ड्स है, राइट। वैसे इस पेरेंट के 2 चाइल्ड है, राइट। वैसे आप देखें तो जितने भी पेरेंट्स हैं उसके 2 चाइल्ड है या तो 0 चाइल्ड है। 0 चाइल्ड्स वाले पेरेंट्स ये रहे जो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। तो वैसे वालों को में क्या बोलते हैं कि उनका अगर हम लोग को जब डेप्थ कैलकुलेट करना पड़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि log n बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक होता तरीका log n पता करने के लिए। जैसे हाइट क्या होता है, 0 1 2 3, तो ये हाइट के लिए होता है log n। मतलब जैसे कि फुल बाइनरी ट्री का अगर आपको हाइट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, log n बोलते हैं। बट मैं आपको अभी वो तो मैंने मर्ज सॉर्ट में बताया था कि वो कैसे हो रहा था, log n इंटू एन। बट इसमें मैं आपको थोड़ा उस केस में बताता हूँ जिस केस में मैं बोल रहा था कि n की जो वैल्यू है उससे हम लोग हर बार कम आइट्रेट करते हैं वर्स्ट केस में। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, इसकी लेंथ ही होगी ऑब्वियसली, राइट। एरे की लेंथ होगी n, राइट। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बाइनरी सर्च में बताया था वैसे इसमें भी होता है। बट ये क्या है, सॉर्टिंग लॉजिक है। सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट चाहिए सॉर्ट करने के लिए, राइट। इसलिए मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टार्ट लेस देन एंड हो, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड नहीं ले रहा, क्योंकि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड का मतलब क्या होगा कि एक ही वैल्यू आया है मेरे पास एट द लास्ट, एटलीस्ट एक वैल्यू। तो मेरे को एटलीस्ट एक वैल्यू नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर एक वैल्यू है तो ऑलरेडी क्या है वो सॉर्टेड है, तो मेरे को एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला लॉजिक है, देखिए जी, अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब इसमें क्या पहले आ रहा है, स्टार्ट लेस देन एंड आ रहा है। स्टार्ट और एंड क्या आएगी, फिर वही 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी और जो भी इसकी लेंथ है 2 4 6 8 मतलब 7 रहेगी लास्ट वैल्यू। फिर वही कि इसमें पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस से मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। मिड कैलकुलेट करने के बाद मिड पे बांट रहे हैं। तो जैसे जो मिड आया यहाँ पे मिड क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, 2 तक पहला हाफ बांटा, 2 के बाद से दूसरा हाफ बांटा, वापस इसका मिड कैलकुलेट किया तो क्या होगा 5, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है देखिएगा, इसीलिए वापस कॉल्स हो रहे हैं बार बार। तो दोबारा हाफ में बांटा तो क्या होगा, क्योंकि ये अभी मिड आया 5 आया, तो पहला एरे ये हो जाएगा, दूसरा एरे ये हो जाएगा। वैसे 3 और 5 में बांटा, क्योंकि स्टार्ट लेस देन अभी भी क्या है, एंड है। अगर आपको ये मर्ज सॉर्ट का लॉजिक समझना है गाइस तो आप मेरा मर्ज सॉर्ट वीडियो देखें। बट मैं क्योंकि आपको n log n कैसे हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कोड थोड़ा ये फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मेन कॉम्प्लेक्सिटी समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये 3 और 5 में मिड कब क्या आएगा अगर आप देखें तो, क्योंकि ये इसकी 0 इंडेक्स रहेगी और इसकी 1 इंडेक्स रहेगी, तो 0 + 1 1 1/2 क्या होता है 0, तो इसलिए 0 और ये 1। वैसे ही ये वाला बटा इसमें, राइट। वैसे ये बटा इसमें, ये दोनों में, सब दोनों में बट रहे, ठीक है। बट अब देखिएगा कि बटे कितने में, ठीक है, कितने बार ये डिवीजन हुआ है। तो ये पहला ऑपरेशन हुआ, ये दूसरा ऑपरेशन हुआ, ये तीसरा ऑपरेशन हुआ, ये चौथा ऑपरेशन है। इसके बाद नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये सब जो अपने फंक्शन कॉल्स में आएंगे इसके लिए, ये सब के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट लेस देन एंड रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हर बार वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाएगा, और स्टार्ट इक्वल टू एंड फॉल्स है स्टार्ट लेस देन एंड के केस में। तो इसके आगे तो हम लोग नहीं बढ़ रहे। तो हम लोग काउंट करें कितने ऑपरेशन हुए, ये फर्स्ट ऑपरेशन,
ये वाला लेवल सेकंड ऑपरेशन, ये वाला लेवल क्या हो रहा है थर्ड ऑपरेशन, और ये वाला लेवल क्या हो रहा है फोर्थ ऑपरेशन। तो n की इनपुट कितनी है 8 है, बट हम लोग ने यहाँ पे ऑपरेशंस कितने किए हैं 4 किए, राइट। तो इसीलिए लॉग एन आया, ठीक है। लॉग एन किस लिए आया, इसीलिए आया क्योंकि जितनी n की इनपुट है हम लोग उससे कम टाइम क्या कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक लॉग एन यहाँ से आ गया, ठीक है। अभी n कहाँ से आ रहा है ज़रा अब ये पता करते हैं, ठीक है, कि n किधर से आ रहा है। तो n कहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए अब ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन चल रहा है, तब ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट कॉल हो रहा है, राइट। हर बार देखिए, इसीलिए लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ठीक है। बट अब इधर आके तो फंक्शंस की कंडीशंस फेल हो रही है, राइट। हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे देखिए इस केस में जब मैं इस पार्ट के लिए वापस से मैं दोनों फंक्शंस ये और ये कॉल करूँगा, तो इसके लिए स्टार्ट और एंड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, राइट। स्टार्ट और एंड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो जब ये अपने अपने वैल्यूज़ के लिए जाएंगे, मतलब ये जब इसको आएगा कॉल करने, ठीक है, और ये इसको आएगा कॉल करने, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ये पहले बटा इसमें और इसमें, है कि नहीं, बट गया। बट ये जब अपने केस में आएगा, अपने केस में, तो जब अपने केस में आएगा तो फिर क्या होगा कि जब ये कॉल होगा तो स्टार्ट लेस देन एंड कभी होगा ही नहीं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इंडेक्स के हिसाब से मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे इंडेक्स क्या है, ज़ीरो इंडेक्स है, राइट। ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये जब बटेगा 0+1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब मेरा मिड क्या आया, मिड की वैल्यू है मेरी क्या है, 0 है मेरे मिड की वैल्यू, राइट। तो मिड की वैल्यू 0 है, तो स्टार्ट 0, मिड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एंड वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मिड प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, और एंड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जब अपने फंक्शन कॉल्स में आएंगे तो स्टार्ट लेस देन एंड है क्या, 0 लेस देन 0 है, फॉल्स है, राइट। तो मतलब ये तो जाते ही वापस यहीं पे आ जाएगा, एक्सिक्यूशन कंट्रोल वापस यहीं आ जाएगा। जब ये अपना पार्ट में जाएगा तो ये क्या है, 1 और 1 लेके जाएगा, तो क्या 1 लेस देन 1 है, फॉल्स। तो वापस कंट्रोल तुरंत किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो ये और ये तो अपने एक्सिक्यूट करके आ गई। अब ये थर्ड पार्ट चलेगा, राइट। अगेन ये कंट्रोल फ्लो वाला ही पार्ट है गाइस, क्योंकि ये जाके एग्जीक्यूट होके जब तक यहाँ नहीं लौटेगा तब तक ये वाला पार्ट नहीं चलने वाला, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस आपको बता दूँ थोड़ा, कि जब तक ये वाला फंक्शन अपना एग्जीक्यूट होके नहीं इधर वापस लौट जाए तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी को कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। मैं आपको तीसरी बार है ये बात बता रहा हूँ। तो आपको अगर डाउट है कंट्रोल फ्लो में तो आप ज़रूर जाके मेरा रिकर्शन वाला वीडियो देखिए, आप उस पर समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये पार्ट और ये पार्ट तो जाके अपने एग्जीक्यूट होकर आ गए। दोनों केस में स्टार्ट लेस देन एंड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये भी लौट गया, ये भी लौट गया। अब क्योंकि ये और ये दोनों स्टेप एग्जीक्यूट हो गए, तब अब किधर आएगा, ये फंक्शन पे आएगा, मर्ज फंक्शन पे। अभी मैं आपको मर्ज का कोड इधर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मर्ज सॉर्ट लॉजिक का पार्ट हो जाएगा। बट मर्ज में करता क्या है ना बेसिकली, कि अब यही से सॉर्टिंग स्टार्ट होता है। मर्ज ही है जो सॉर्ट करेगा इन दोनों को, क्योंकि डिवाइड तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बांटने का काम कर रहे हैं। बट मर्ज क्या करेगा ना, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, इनको सॉर्ट करेगा। तो सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, उधर आइट्रेशन होता है। आइट्रेशन होता है जितना इसका लेंथ है। जैसे अभी जैसे अगर मैं बताऊँ, इसका लेंथ क्या है, 1 है, इसका लेंथ 1 है, ठीक है। तो आइट्रेशन टोटल यहाँ पे कितना होगी, 2 होगी। मतलब पहले साइड बाय साइड आइट्रेशन करते हैं, मतलब इस पे भी आइट्रेट करेंगे, इस पे भी आइट्रेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद पहला जो छोटा वैल्यू है वो सॉर्टेड एरे में जाएगा, और फिर जो बचा हुआ वैल्यू है उस पर वापस आइट्रेट करके उसको भी सॉर्टेड एरे में डालते हैं। मतलब जितना इस दोनों का लेंथ मिला के हो रहा है, जैसे इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है, तो टोटल आइट्रेशन इधर कितना हो रहा है, 2 हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, टोटल आइट्रेशन कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, टोटल आइट्रेशन 2 होगा, ठीक है। यहाँ टोटल आइट्रेशन कितना होगा, 2 होगा। तो अगर आप सारे टूस को जोड़ें, यहाँ पे कितने 2 हो रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 टूस को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। वैसे इस लेवल पे देखिए, जब इसको अब ये तो शॉर्ट होकर इधर कंट्रोल लौटेगा, ये भी शॉर्ट होकर इधर कंट्रोल लौटेगा, राइट। फिर इस दोनों को शॉर्ट करने के लिए क्या चलेगा, वापस एक ओ ऑफ एन चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कि वापस मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ताकि आप क्लियर रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। कि मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ओ ऑफ एन कहाँ से है। लॉग एन तो आप समझ गए कैसे आ रही है, क्योंकि बार बार बढ़ रही है, बार बार बढ़ रही है, राइट। और वो कितने लेवल आई, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 4 ऑपरेशन हुई। एन की इनपुट क्या है, 8 है, ठीक है। और ऑपरेशन कितने हुए, 4। तो एक लॉग एन तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक लॉग इन आ गया जो कि ये फंक्शंस कर रहे हैं। बट ये जो पार्ट है इसका काम क्या यहाँ पे है कि ये ओ ऑफ एन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ओ ऑफ एन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो कैसे कर रहे हैं वो समझ रहे हैं।
कि जैसे ये पार्ट पहले इस दोनों को मर्ज क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, ठीक है। और सॉर्ट करने वाला फंक्शन किसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा, राइट, क्योंकि ये डिवाइड और ये डिवाइड किसके अंदर है, इसके अंदर है, और क्योंकि ये और ये फेल हुए यहाँ पे, राइट, तभी यहाँ पे स्टेटमेंट आया होगा मर्ज पे। और मर्ज पे क्या है, लॉजिक चल रहा है कि जितना इस एरे का लेंथ है उतना आइट्रेशंस होगा इस दोनों को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आइट्रेशन होगा, ठीक है, इस पार्ट पे 2 आइट्रेशन, इस पार्ट पे 2 आइट्रेशन, इस पार्ट पे 2 आइट्रेशन, वैसे इस पार्ट पे क्या होगा, 2 आइट्रेशन होगा, ठीक है। और इस दोनों को जैसे इस दोनों को सॉर्ट करने का जो O ऑफ n चलेगा वो यही चलाएगा, ठीक है। वैसे ही इस दोनों को जो सॉर्ट करने का O ऑफ n मर्ज वाला फंक्शन है वो कौन चलाएगा, ये चलाएगा, ठीक है। वैसे ये क्या करेगा, इस दोनों को सॉर्ट करने के लिए चलाएगा O ऑफ n का, ठीक है। वैसे ये भी वैसे ही चलाएगा इस दोनों को सॉर्ट करने के लिए O ऑफ n का, ठीक है। तो ये अगर सारे O ऑफ n देखे बेसिकली, तो इसको सबको ऐड भी करेंगे तब भी क्या हो रहा है, O ऑफ n ही हो रहा है, राइट, ये O ऑफ n ही होगा। वैसे ही क्या होगा, जब इसको और इसको सॉर्ट करने का काम किसका है, इसका है, मतलब ये अब इसको मर्ज फंक्शन चलाएगा O ऑफ n, राइट। वैसे ही इसको और इसको सॉर्ट करने का काम किसका है, इसका है, ये भी क्या करेगा, O ऑफ n टाइम चलाएगा। तो ये O ऑफ n, ये O ऑफ n आप ऐड करके राइट में लिख लीजिए कितना हो रहा है, O ऑफ n ही हो रहा है, राइट, फिर से। अब वैसे ही इसको और इसको सॉर्ट करने का काम किसका है, इसका है, जो कि वापस क्या करेगा, मर्ज फंक्शन चलाएगा, क्योंकि सब फंक्शन में तो ये मर्ज वाला कॉल है ही ना। तो ये भी क्या है, O ऑफ n है, राइट, तो ये भी O ऑफ n, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे क्या चल रहा है, O ऑफ n चल रहा है, राइट, हर लेवल पे O ऑफ n चल रहा है। तो अगर मेरे को पता करना है कि O ऑफ n को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे n मान लीजिए, क्योंकि मेरा n के बराबर ही हो गया ना इनपुट, जितना मेरा इनपुट का साइज है उतना बार मेरा चल रहा है। जैसे इनपुट का साइज आप काउंट करिए, इनपुट का साइज टोटल कितना है, 8 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे भी 8 है। वैसे आप ऊपर देखें तब भी ऊपर भी 8 ही है, मतलब एलिमेंट्स तो सेम रह रहे हैं ना साइज के। तो आइट्रेशंस किसके हिसाब से हो रही है, इसके हिसाब से हो रही है, इसके हिसाब से। और ये दोनों का आइट्रेशंस किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से होगी। तो ये इसलिए O ऑफ n चल रहा है हर लेवल पर। बट अब कितने लेवल्स पे O ऑफ n चला है, तो यही मैं बताया अभी। ये जो मैं अगर काउंट करूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 कैसे आ रहा है, log 8 की वैल्यू, राइट, क्योंकि n log n मैंने आपको थोड़ा देर पहले log n में बताया था। log n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू अगर 8 है, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 8 है, तो अगर n की वैल्यू 8 है तो फिर log 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, log n चल रही है, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 8 और आउटपुट क्या है मेरा, ऑपरेशंस 3, तो log n तो चल रही है। और ये क्या बता रहा है, लेवल्स बता रहा है, कितने लेवल्स, क्योंकि हर लेवल पे क्या चल रही है, O ऑफ n चल रही है। और कितने लेवल्स है, log n, तो हर लेवल पे O ऑफ n और कितने लेवल्स log n। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, n इंटू log n आएगा। आई गेस आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आया, n log n, राइट। यही लॉजिक मैंने और एक तरीके से भी बताया था इसमें, कि पहले इसको ज़रा हटा दिया जाए, कि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि इसको सॉर्ट करने के लिए एक O ऑफ n यहाँ चलेगा, राइट। वैसे इसके लिए यहाँ पे एक O ऑफ n, यहाँ पे एक O ऑफ n, यहाँ पे एक O ऑफ n, फिर ये दोनों को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे O ऑफ n, इस दोनों को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे O ऑफ n, फिर इस दोनों को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक O ऑफ n आएगा, ठीक है। मतलब हर लेवल पे आपको क्या आ रहा है, एक O ऑफ n चलेगा, क्योंकि हर फंक्शन जो कॉल है उसके अंदर ये मर्ज तो चलना ही चलना है, कभी ना कभी तो मर्ज चलना ही चलना है, राइट। क्योंकि फंक्शन तो पूरी एग्जीक्यूट होगा ना, आधे पे तो एग्जीक्यूट होकर रुकेगी नहीं। भले रिकर्शन कॉल है, बट रिकर्शन कॉल क्या है, ये सब रिकर्शन कॉल जो है ये कभी तो एग्जीक्यूट होकर कंट्रोल यहाँ आएगी, और फिर कंट्रोल यहाँ तो जाना ही है। तो हर फंक्शन कॉल में तो O ऑफ n चलेगा। और मैंने उसमें क्या बोला था, मैंने मर्ज सॉर्ट वाले वीडियो में क्या बोला था, कि हर लेवल पे O ऑफ n चल रहा है, बट कितने लेवल से, तो वो क्योंकि मेरा बाइनरी ट्री बन रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर बताया कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो क्योंकि बाइनरी ट्री बन रहा है तो बाइनरी ट्री का हाइट क्या होता है, ये मेरे को बताता है log n, ठीक है। तो हर लेवल पे O ऑफ n चल रही है, और कितने लेवल से मेरे पास तो बता रहा है log n, तो टोटल क्या हो गया, हर लेवल पे O ऑफ n और कितने लेवल्स, वो है log n, तो log n इंटू n, तो हो गया वापस से मेरा n log n। अगर आपको ये वाला लॉजिक से थोड़ा हार्ड लगा हो n log n पकड़ना, तो मैं आपको एक थोड़ा एक छोटा सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ।
जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि n log n कैसे होगा, क्योंकि n इंटू लॉग एन मतलब क्या है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप लग रहा है, तभी n और log n आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो मैं आपको एक अगर छोटा सा एग्जांपल ट्राई करूँ, थोड़ा मैं पहले स्क्रीन को हटा लेता हूँ एक। मैं एक फंक्शन जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, एक फंक्शन है मान लीजिए, इसका मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं, रैंडम नाम देते हैं, ठीक है, इसका रैंडम नाम देते हैं और इसमें एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपकी एक वैल्यू आ रही है जिसकी वैल्यू है n, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं और एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, ये एडिट होने में रो रहा है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल, इसका मैं i नाम से लेता हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, n नाम से रख लिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चला देता हूँ। वाइल लूप में मैं क्या लिखूँगा कि वाइल i इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, वाइल i इज़ ग्रेटर देन 1, क्या करो यहाँ पे, जब तक i की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक एक और एक फॉर लूप चला रहा हूँ, और उसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं पूरी फंक्शन नहीं लिखता, सिंपली लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक और एक j वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि j 0 से चलना चाहिए, और j कब तक चलेगा, लेस देन i, और क्या कर रहा हूँ मैं j प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, फंक्शन का वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ मैं प्रिंट करना चाहूँगा यहाँ पे सिर्फ j की वैल्यू, ठीक है, और मैं क्लोज कर दूंगा। इस फंक्शन को अगर मैं आप लोग को समझाऊँ कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है, अगर ये फंक्शन आप लोग ध्यान से देखें अभी, तो जैसे अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, रैंडम को मैं भी r से डिपिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, r से, तो मैं r में मान लीजिए वैल्यू 4 पास करता हूँ, ठीक है, r की वैल्यू क्या है 4 है, तो अभी इधर जैसे फंक्शन के अंदर आएंगे n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है, और अंदर आएंगे तो i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि मैं असाइन कर रहा हूँ, राइट, तो i की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब पहला कंडीशन, तो मैंने i लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, मैं n लिखना चाह रहा था, ये थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट और आएगा, इसलिए इसको नीचे ही कर देते ताकि ये थोड़ा लाइन में रहे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, n इक्वल टू n/2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब करेक्ट रन होगा कि रैंडम को 4 कॉल किया, इधर आया, n की वैल्यू 4 हुई, तो i की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि मैंने i इक्वल टू n किया तो i की वैल्यू 4 हो गई। अब n देखिए, पहला बार 4 ग्रेटर देन 1 है राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, j को स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से और j लेस देन i, मतलब 0 से 4, तो वैल्यूज़ क्या प्रिंट होगी, अगर ये प्रिंट करें यहाँ पे वैल्यू j की, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ये होगी, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ n इक्वल टू n/2, मतलब n पहले 4 था, 4 को मैंने बाई 2 किया तो कितनी हो गई यहाँ पे, बेसिकली आप देखें तो 2 हो गई, राइट, n की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई। अब दूसरा बार आए तो अब क्या देख रहे हैं कि 2 मेरा ग्रेटर देन 1 है, इस लाइन पे है, तो फिर क्या करो, यही वाला लूप वापस चलाओ, तो फिर क्या करेंगे 0 1 2 3। अब दोबारा जब इधर आएंगे n इक्वल टू 2 के साथ, तो 2 क्या होगा, डिवाइड बाई 2, वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, राइट, वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब जब तीसरे बार इस पोजीशन पे आएंगे तो n की वैल्यू अब क्या है 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 1 है क्या, फॉल्स, तो मतलब हम लोग बाहर आ गए। तो अगर हम लोग देखें तो ये बाहर वाला लूप कितने बार चला, ध्यान से देखें तो n की वैल्यू तो 4 थी, राइट, बट बाहर वाला लूप चली कितनी बार, 2 बार, तो n की वैल्यू 4 है बट ऑपरेशंस हुए 2, तो ये क्या हुआ, मैंने बताया था कि लॉग एन होता है कि जितनी n की वैल्यू है, राइट, जितनी n की वैल्यू है अगर उससे कम आउटपुट से ऑपरेशंस हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन होती है। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि बाहर वाला लूप किस में चला, मेरा लॉग एन में चला, राइट, ये किस में चला, लॉग एन में, और अंदर वाला तो हर बार क्या है कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 4 है, तो पहला बार भी 4, दूसरा बार भी 4, मतलब इसके लिए हमेशा ही क्या चल रहा है, ओ ऑफ एन चल रहा है। तो अंदर वाला चीज़ किस में चल रहा है, ओ ऑफ एन, जिसको मैं एन से लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, भले फॉर हो या वाइल हो, तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ गया, एन लॉग एन, राइट। तो आई गेस आपको ये फंक्शन कम से कम समझ में आया होगा। जिनको मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कैच नहीं कर पाए होंगे, आई गेस उनको, आई होप करता हूँ कि
उनको ये वाला एटलीस्ट समझ में आएगा कि इसमें n log n कैसे आया। तो यही थी गाइस इस वीडियो की पूरी कहानी, जिसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना बता रहा था। तो अब आपको मैं प्रॉमिस किया था कि अब जब आप कोड लिखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के मैं लिखूँ कोड। तो अब जैसे मैं बोलूँ कि आप जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू में बैठे और आपको जो इंटरव्यूअर बोल रहा है कि भाई मेरे को ऐसा लॉजिक लिखो जो log n में चले, तो इसका मतलब इंटरव्यूअर आपसे ये बोल रहा है कि मैं अगर n की वैल्यू मान लीजिए 5 दे रहा हूँ तो मेरे को 5 से कम ऑपरेशंस में किसी हाल में, वर्स्ट हो, बेस्ट हो, एवरेज केस हो, मुझे मतलब नहीं है। बट मैं अगर तुम्हें n की वैल्यू अगर 5 या 4 मान लीजिए 4 दे रहा हूँ, तो तुम मुझे ऐसा फंक्शन लिख के दिखाओ जो मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में भी 4 से कम ऑपरेशंस ले, लेस देन 4 के बराबर नहीं, वरना फिर O ऑफ n का लॉजिक हो जाएगा, राइट। 4 से कम ऑपरेशंस, वर्स्ट केस में भी 4 से कम ऑपरेशन ले, तो वैसा में आप समझ जाएगा कि आपको क्या कैसा लॉजिक लिखने के लिए बोल रहा है वो, log n की लॉजिक। तो अब आप पकड़ पा रहे होंगे कि कैसी लॉजिक लिखनी है। वही अगर वो बोलता 4 से कम नहीं, मैं बस जितनी n की वैल्यू दे रहा हूँ, आप मेरे को वैसा फंक्शन बनाइए कि जो उतने मैक्स टू मैक्स उतने ही ऑपरेशंस में मेरा फंक्शन काम कर जाए, मतलब जितनी इनपुट की वैल्यू मैक्स टू मैक्स उतने ही ऑपरेशन। तो किस में बोल रहे हैं इंटरव्यूअर आपको लिखने में, ऑफ n में बोल रहे हैं, ठीक है। n स्क्वायर में तो वैसे आपको कोई इंटरव्यू बोलेगा ही नहीं लिखने की इंटरव्यूअर। और कोई कोई n log n में बोलता है, वो मैक्सिमम कब बोलता है, जब वो चाहता है कि आपको सॉर्टिंग आए। क्योंकि बहुत इंटरव्यूअर्स हैं ना, बहुत सारे इंटरव्यूज में हमेशा पूछते हैं कि सॉर्टिंग आता है आपको, और उस सॉर्टिंग से यही देखना चाहते हैं कि आप n स्क्वायर वाला सॉर्टिंग करते हैं जो नॉर्मल सॉर्टिंग, या फिर आपको कुछ मतलब सॉर्टिंग टेक्निक आता है जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया। तो वो अगर आता है तो आप n log n में कर देंगे। n log n का फ़ायदा मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सॉर्टिंग क्यों बहुत n log n फेमस है। मान लीजिए कि n इक्वल टू 1000 है, ठीक है। n इक्वल टू क्या है, 1000 है। अगर n इक्वल टू 1000 है और अगर आप नॉर्मल सॉर्टिंग करें तो आप n स्क्वायर में जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और मैंने मर्ज सॉर्ट में भी ये चीज़ कवर किया है कि मैंने पहले आपको बताया था कि नॉर्मल सॉर्ट कैसे करते हैं नॉन ऑप्टिमाइज से, फिर मैंने आपको ऑप्टिमाइज में बताया था मर्ज सॉर्ट करना। तो नॉर्मल सॉर्टिंग करेंगे उसमें n स्क्वायर लगेगा, तो n की वैल्यू अगर 1000 है तो आप 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए 10 lakhs आएगा, राइट। तो आपको वर्स्ट केस में 10 लाख ऑपरेशंस करना पड़ सकता है 1000 के लिए। बट वही अगर आपको मर्ज सॉर्ट आता है तो आप उसको n log n में लिख सकते हैं लॉजिक को। तो मतलब आप किस में करेंगे, 1000 इंटू ये log n, तो log ऑफ 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, राइट। तो अगर आप इसको a मान लीजिए, जो कि ये है a, ठीक है, a मान लीजिए, ये 10 को b मान लीजिए, और इस 3 को c मान लीजिए। तो मैं क्या बताया था अभी थोड़ी देर वीडियो पे पहले, मैं बताया था कि log a बेस b इक्वल टू क्या, c। तो इस हिसाब से देखो तो क्या होगा, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू क्या है, 1000 है, बेस में क्या है 10 है, b की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है 3 आई। तो इस हिसाब से क्या होगी, log 1000 की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 1000 की वैल्यू क्या है 10 है, और एक n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000 है। तो आप बेसिकली सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, log 1000 की वैल्यू 3 आई ना, ये वाली वैल्यू आप यहाँ डालेंगे, वही बात है, ना कि 10 बल्कि 3 डालेंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि log 1000 की वैल्यू क्या आई, 3 आई ना, तो 1000 इंटू 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आई टोटल 3000। मतलब वर्स्ट केस में आप 3000 आइट्रेशंस ही करेंगे अगर आप मर्ज सॉर्ट का लॉजिक फॉलो करते, जो कि है क्या, n log n। वही अगर आपको मर्ज सॉर्ट नहीं आता, आपने नॉर्मल लॉजिक ट्राई किया इंटरव्यू में, तो आपको ऑपरेशंस कितने में जा रहा है, 10 लाख ऑपरेशंस वर्स्ट केस में। बट वही मर्ज सॉर्ट के केस में सिर्फ 3000 ऑपरेशंस वर्स्ट केस में। तो इंटरव्यूज़ में यही सब देखा जाता है कि आपका अप्रोच कैसा होता है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अब आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में पहले से तो एटलीस्ट कम ही दिक्कत होगी आपको समझने में। अगर आप डिज़ाइन नहीं भी कर पा रहे तो अब आप कोड सब देख के तो ये समझ पाएंगे कि इनपुट मेरा कितना आ रहा है तो मेरा ऑपरेशंस कितना हो रहा है, उस हिसाब से आप आई होप कि आप कॉम्प्लेक्सिटी पकड़ पाएंगे। एक बार लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार ये फंक्शन पे ले आके वापस एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको थोड़ा हटा दूँ, मेरा जो बकवास हो गया।
तो मैं क्या बोला था आपको कि जो O ऑफ n O ऑफ 1 होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम भी बोलते हैं। मतलब जैसे वेरिएबल में इंसर्ट करना, कोई फंक्शन कॉल करना, एरे में कोई वैल्यू कोई उसके इंडेक्स से एक्सेस करना, ये सब किसकी ऑपरेशन होती है, O ऑफ 1। O ऑफ log n मैंने क्या बोला कि जो n की इनपुट है उससे कम ही ऑपरेशंस होगी, तब वो क्या होती है log ऑफ n। जितनी n की वैल्यू है उतनी ऑपरेशंस होगी वर्स्ट केस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, O ऑफ n। n log n मैंने क्या बोला, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कैसे कैसे केस में हो सकता है, दो फंक्शंस आपको लिख के दिखाए। फिर एन स्क्वायर क्या होते हैं कि गिवन एलिमेंट के लिए आप पूरी एरे बार बार या फिर पूरे डेटा स्ट्रक्चर को बार बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एलिमेंट के लिए उस स्ट्रक्चर में बचे हुए सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो क्या होती है एन स्क्वायर। टू की पावर एन मैंने रिकर्शन का फिबोनाची का भी दिखाया था आपको, तो उस केस में कैसे टू की पावर एन जाती है। तो यही है गाइस जो मैक्सिमम हर बार कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है। और अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड इंटरव्यू तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब और इसको चैनल को शेयर करें, क्योंकि अगर जिन जिन को आपको लगता है कि उनको कॉम्प्लेक्सिटी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दिक्कत नहीं भी हटी तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो थोड़ा तो बढ़ेगा, थोड़ा तो डर घटेगा कॉम्प्लेक्सिटी से। पहली बार में ही वीडियो मैं समझ सकता हूँ मुश्किल होगा कैच करना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा गाइस तो दोबारा तीबारा जितना जितने आप कंफर्टेबल हैं उतना आप ट्राई करें गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में गाइस, तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना और अपना परिवार का भी। ठीक है गाइस, बाय।